बेस्ट है। तो जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट के हमने क्लासेस टॉपिक्स को कवर करा था और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट जी स्टार्ट करी थी। रिएक्ट जी से रिलेटेड सवाल थे कुछ लोगों के पास, तो अभी भी 2 लोग, हसन और हादिया, आप में से पहले हसन आप पूछ लीजिए। हसन अंसारी। वालेकुम सर। सर वालेकुम ये सलाम। लास्ट क्लास में ना npm इंस्टॉल भी हो गया था मेरा और वो रिएक्ट ऐप ब्राउजर पे चल भी रहा था, सही है। लेकिन मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही थी, यानी मेरी किधर रखी है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट क्या स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है? बता दूंगा मैं आपको भी, ज़रूर दोबारा बता दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है जी, हादिया पूछिए बेटा। चलिए, हम अभी क्लास में बता रहे थे, तो क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक जैसे कैसे होंगे? क्लास का काम और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम, दोनों का काम एक जैसा है। क्लास से भी आप टेम्पलेट्स बनाते हैं, क्लास भी एक टेम्पलेट है जिससे आप इंस्टेंसेस बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी एक टेम्पलेट है जिससे आप इंस्टेंसेस बनाते हैं। जैसे हमने क्लास को लिखा था कि पहले क्लास लिखा था, फिर हमने अपनी क्लास का नाम लिखा था जी। और उसके बाद एक्सटेंस लिखा था, हम्म। तो वो वैसे ही लिखेंगे। ये अभी आपको इसी तरह लिखना होगा। देखिए, नॉर्मल क्लास जो लिखी जाती है ना आपके पास, इस स्क्रिप्ट के अंदर आके मैं आपको जस्ट इस तरह लिख कर दिखा दूं एक जगह जल्दी से, कि स्क्रिप्ट लिखा मैंने, मैं लिखता हूँ इस तरह। नॉर्मल लिखा जाता है क्लास माय क्लास। अच्छा, क्लास का और कंस्ट्रक्टर का दोनों का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, माय क्लास। और ये माय क्लास की बॉडी आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, तो मैं इसका कैसे बनाता, मैं कहता var a इक्वल्स टू न्यू माय क्लास। इसी तरह एग्जैक्टली जिस तरह कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आप क्या नाम है, न्यू करके इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह क्लास के इंस्टेंस को भी न्यू करके इनिशियलाइज करते हैं। अब हम क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं और रिएक्ट उसको इंटरनली हैंडल करता है, इसलिए हमें न्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी होती, क्योंकि हम उसको JSX के अंदर यूज कर होते हैं। बट दोनों का काम सेम है, दोनों की क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शन दोनों सेम काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लास हमने डिटेल में देखा नहीं है, इसलिए अभी आपके पास थोड़े से सवाल होंगे, लेकिन आज तक इंशाल्लाह जैसे हम एक्सप्लोर करते चलेंगे तो वो आपके सवाल क्लियर होते चलेंगे इंशाल्लाह। और जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट हम लोग लिख रहे थे जी। इस बार, वो क्या है? वो क्या है वो बता दूंगा मैं आपको, अभी अभी आपको जस्ट दोबारा हम शुरू से देखेंगे थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मिसेस हाद जी, मिसेस अंशल, सॉरी आपका नाम मैं भूल गया, मिसेस जी, मिसेस नसीमा अशरफ। जी, मिसेस नसीम अशरफ। अंशाल इज माय। अच्छा ही, मिसेस जी, नसीम। मुझे ये पूछना है कि वो है ना, मैंने बना तो लिया हम्म, और ये सब कुछ वहाँ तक पहुँच भी गई, सब कुछ नज़र भी आ रहा है। सही। लेकिन जो वो सर्कल जो है वो घूम रहा था ना, हम्म। मैंने जब से बनाया है तब से वो सर्कल घूमा ही नहीं है। तो क्या कुछ कंपोनेंट या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे इसमें नहीं आई? मैं पूछ इसलिए रही हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं आई तो मैं क्या दोबारा से पूरी की पूरा वही चीज़ प्रोसीजर करूँगी? नहीं, तो क्या ओवरराइट हो कोई जाएगा मसला या नहीं, नए सिरे से? कोई मसला नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ शुरू से। मैं आपको भी अभी हम दोबारा एक दफ़ा शुरू से चीज़ें देखेंगे। मैं क्रिएट रिएक्ट टाइप की सॉल्यूशन से दोबारा से थोड़ा सी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अब जिनके जिनके सवालात हैं वो बीच में दोबारा पूछ लेकर मैं इसका जाऊँ, वरना मैं कोशिश करूंगा आप तीनों के सवालात क्लियर करते चले जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो लोगों के पास प्रॉब्लम क्या आई है, पहले सबके पास नोट जेएस तो सॉल्व हो चुका है, मेरे पास भी नोट जेएस सॉल्व हो चुका है। मैंने अपने पास एक दोबारा मैं वेरीफाई कर लूँ। मैंने कहा nvm लिस्ट, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास, क्योंकि नोट के मल्टीपल वर्जन है, इसलिए मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ रही है। आपके पास ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन होगा इंस्टॉल। ठीक है, तो मैंने कहा nvm use this, nvm use this। ठीक है जी। तो अब अगर मैं चेक करूँ नोड -v, तो मेरे पास 12.16 है, आपके पास हो सकता है 14 हो, किसी के पास हो सकता है 10 हो, कोई इशू नहीं है। बस 10 प्लस होना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट टैब जो है वो 10 प्लस यूज़ करती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी खड़ा हुआ कहाँ पे हूँ, मैं अगर यहाँ पे ls करूँ, या आप अपने पास अगर विंडोज़ पीसी यूज़ करते हैं तो आप dir करके देखेंगे, तो आपको दिखा देगा कि आप अभी किस ऐप किस जगह पे अवेलेबल है। तो जो पहला सवाल था कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो कहाँ बनाया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, या तो एक काम ये कर लीजिए कि अपने पास एक फ़ोल्डर बनाइए और उसके अंदर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर लीजिए, या शो इन टर्मिनल कर लीजिए, या जब हम एड्रेस बार में जाके cmd लिख के एंटर कर देते हैं वो वाला काम कर लीजिए, पहला तरीका।
दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने पास कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते करते एक फ़ोल्डर पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक OP के नाम की डायरेक्टरी है। यहाँ पे मैंने एंटर करा, ls करा तो यहाँ पे दिखा दी इसने cmed20a के नाम की डायरेक्टरी। तो मैंने कहा cd cmed20a, cmed20a के अंदर ये बहुत सारी फ़ोल्डर्स हैं। मैंने सबको क्लियर कर दिया। मैंने कह दिया यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ रिएक्ट के नाम का, mkdir रिएक्ट। तो यहाँ पर एक देखें रिएक्ट के नाम का फ़ोल्डर बन गया ये, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शिफ्ट करा देता हूँ मैं, मूव। अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा cd रिएक्ट। यहाँ पे मेरे पास एक और एप्लीकेशन जो पिछली दफ़ा हमने बनाई थी वो बनी हुई है। अब हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम का प्लगइन, उसको यूज़ करते हुए मैं एक दूसरी एप्लीकेशन बनाता हूँ और फिर उस एप्लीकेशन को शुरू से देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले क्या करा मैंने कहा क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, ये आपके पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। उसके बाद आपने कहा अपनी एप्लीकेशन का नाम, तो मैंने कहा सैम्पल, एप्लीकेशन के नाम में अल्फ़ाबेट वो कह रहा था कैपिटल नहीं लग सकते, तो मैंने सैम्पल ऐप 02 कह दिया इसको और एंटर कर दिया। ये क्या करेगा जनाब, ये कुछ डाउनलोड्स करेगा और ये सारे डाउनलोड्स कहाँ जाएंगे, ये जो रिएक्ट के नाम की डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर वो एक सैम्पल ऐप 02 के नाम का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर सारे डाउनलोड्स करेगा। तो ये देखिए रिएक्ट के नाम की डायरेक्टरी के अंदर पहले से ये एक था, उसने सैम्पल ऐप 02 के नाम का एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर इसने सारी चीज़ें लिखना शुरू करी है। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा इंस्टॉलेशन हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं था। मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं करके दिखा पाया था नोट जेएस के पुराने वर्जन की वजह से। इस दफ़ा मैंने नोट जेएस अपडेट कर लिया है, तो मेरे पास फर्स्ट टाइम पे टाइम लगाएगा। सेकंड टाइम जब मैं कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो वो इतना टाइम नहीं लगाएगी। जैसे आप अपने पास मल्टीपल एप्लीकेशन बना के देख सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वाली जो टाइम है उससे कम टाइम लग रहा होगा इंशाल्लाह आपके पास। सर ये करना है अभी, ये बनानी है दूसरी? बना लीजिए, आप लोग भी बना लीजिए, ताकि फिर अब जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो दूसरी एप्लीकेशन में करके देख लीजिएगा, पिछली एप्लीकेशन को चेंज नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सही। अच्छा, सर शॉर्ट में बता दीजिए क्या आपने किया, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। कोई मसला नहीं। मैंने क्या करा, मैंने अपने पास एक डायरेक्टरी बनाई है, स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर आके मैंने टर्मिनल के अंदर आके क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख दिया। ये वाली चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप जहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे, अगर आप वहीं पे स्टार्ट कर देंगे, टाइप करना शुरू कर देंगे, तो वो गलत प्रैक्टिस है। आपको अपना काम स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर, स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर करना चाहिए। तो मैंने भी ये वाला काम करा कि मैं एक अपना फोल्डर बनाया अपनी मर्जी का, एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाया, वहाँ आके ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कराई, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस मेरी एप्लीकेशन का नाम। तो अब वो एप्लीकेशन बना रहा है, उसकी फाइल्स डाउनलोड करवा रहा है, सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी अभी यहाँ पर। तो मेरे पास वो फाइल दिखने शुरू हो जाएंगी, वो फाइल दिख जाएंगी मेरे पास। जैसे नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं अभी। अब ये नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये हम नोड जेएस से हम थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। सर ये काम आपने डायरेक्टरी में आके किया या फिर? ये काम मैंने डायरेक्टरी के अंदर आके करा है, यानी इस वाली ये जो रिएक्ट वाली डायरेक्टरी थी ना, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आके मैंने ये वाला सारा काम करना शुरू करा है। जैसे रिएक्ट पे आपने ओपन टर्मिनल किया इसको? हाँ, ये कह लीजिए कि रिएक्ट के अंदर ओपन इन टर्मिनल कर लिया। जैसे मैंने कहा ओपन इन टर्मिनल, तो मेरे पास टर्मिनल के अंदर देखिए रिएक्ट वाला फोल्डर खुला है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा दो फोल्डर हैं। मैंने यहाँ पे जो रिएक्ट वाला फोल्डर खुला था, मैंने यहाँ पे कहा था क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस माई ऐप और एंटर कर दिया था। तो उसने माई ऐप बन कर डायरेक्टरी एक और यहाँ पे फिर तीसरी डायरेक्टरी आ जाएगी। जैसे अभी इस रिएक्ट के नाम के फोल्डर के अंदर दो फोल्डर्स हैं, तो अब एक और फोल्डर बन जाता अगर मैं वो जो लिखा था मैंने वो लिखने के बाद एंटर कर देता। ठीक है जी, मेरी प्रोडक्ट बन गया, प्रोजेक्ट बन गया मेरा। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोजेक्ट हम सबका देखा हुआ है, अब आर्किटेक्चर देख तो दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पास होता क्या है। जी हसन अंसारी, कहिए प्लीज। सर ये बन रहा नहीं है, क्रिएट रिएक्ट ऐप ना हो रहा नहीं है हमारा, आप एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा पढ़ के बताइए। मेरे पास भी यहाँ पे देखिए एरर आया था, लेकिन मैंने सर छोड़ दिया था, आगे बढ़ नहीं दिया था। PS1 cannot be loaded because running script is disabled on this system. For more information, see about execution आप policies. आप अपने पास डायरेक्ट डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाइए और उसके अंदर काम करें। डेस्कटॉप पे सर परमिशन का मसला आता है। रिएक्ट का फोल्डर बनाया है, दोबारा बना देते हैं। सर फोल्डर बनाया है हमने। स्क्रीन शेयर करें प्लीज जरा।
ठीक है जी। सर ये फोल्डर बनाया हुआ है इस रिएक्ट का, जो उसमें काम कर रहे हैं। डेव फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया है हमने, सही है। फिर भी एरर दे रहा है। dev dash docs dev dot docs के नाम पे आपके पास एक फोल्डर है, उसके अंदर React सर जी का ये इनका शायद फोल्डर नहीं बना कि रिएक्ट की फाइल बन गई है किसी फोल्डर के अंदर, शायद सही कह रही हैं इसके ये। साइड में वो बना है। सर हाँ टर्मिनल से बनाया है। सर, रिएक्ट ऐप का नाम की डायरेक्टरी ऊपर दिख रही है यहाँ पर, नंबर्स के नाम नीचे। इस पे आए जरा, रिएक्ट ऐप की डायरेक्टरी के ऊपर आए। हाँ, अब ये सर खाली ये है, ठीक है। खाली। जी यहाँ पर सर। अच्छा, ये dev डॉट डॉक्स करके करा हुआ है, ये फोल्डर का नाम मसला ना कर रहा हो दोस्त। ये नाम के अंदर डॉट, फोल्डर के नाम के अंदर डॉट नहीं होना चाहिए आमतौर पे ना। अच्छा सर। ये नेम कैसे होगा? यहाँ से बंद कर दें, 1 मिनट VS कोड को बंद करें, ठीक है। और यहाँ पे फोल्डर कहाँ दिख रहा है आपके पास, dev डॉट डॉक्स ये बना हुआ है। इस पर डबल क्लिक करके आए जरा, ये नीचे बना हुआ है, नीचे 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 नीचे, नहीं नहीं नीचे, हाँ इस पर डबल क्लिक करके आ जाए, ठीक है। अब लोकल डिस्क डी के अंदर आए, एक एक लेवल ऊपर आए, ऊपर एक लेवल ऊपर आ जाए, ये लोकल डिस्क डी पर आ जाए। एड्रेस बार में देखें, जी सर। हाँ इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इसको dev डॉट डॉक्स को राइट क्लिक, रीनेम, ठीक है। इसका नाम कुछ और कर दीजिए, dev स्पेस हटा दें, dev डॉक्स कहते हैं बस, सिंपल dev डॉक्स कहते हैं यार। डॉक्यूमेंट्स नहीं, रिजर्व वर्ड होता है कुछ, पीसी अपने लिए भी बनाता है। तो क्या है ये, आपकी क्लासेस हैं, सैम्पल एप्लीकेशंस हैं, क्लासेस, क्लास फाइल्स, हाँ। और स्पेस भी हटा दें, जरूरत नहीं स्पेस की। सही है, ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब अपने पास टर्मिनल, राइट क्लिक करें, उसी पे राइट क्लिक करें। चलें, खैर हो गई, कोई कोई बात नहीं। यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर आके लिखें CMD, यहाँ सर। एड्रेस बार में, एड्रेस बार में ये ऊपर ऊपर जहाँ पे लोकल डिस्क लिखा है ना, यहाँ पे ये एड्रेस बार है ना। हाँ, इसके आखिर में अच्छा 1 मिनट रुक यहाँ सर। जाए, छोड़ दें सिंपल, 1 मिनट रुके, होल्ड। अपने पास आप VS कोड कैसे खोलते हैं, VS कोड खोलिए। स्टार्ट से आगे VS कोड खोल लें, ठीक है। इसमें आप कहें ओपन फोल्डर, यहाँ पे लेफ्ट से आए आप, क्या नाम है, डी ड्राइव सेलेक्ट करें, नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, क्लास फाइल्स ऊपर है सर वो। क्लास फाइल्स को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ बस क्लास फाइल्स, ओके 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 ओके, सिलेक्ट फोल्डर कर दें डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास, अब ये रिएक्ट ऐप की जो डायरेक्टरी, इसको देख, यहाँ पे कमांड कंट्रोल J करें, ये कंट्रोल टिल्डा करें। टर्मिनल कैसे खुलता है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप कहें CD रिएक्ट ऐप, एंटर कर दें। यहाँ पे करें हम DIR, ताकि एक दफ़ा देख लें इसके अंदर कुछ है तो नहीं। DIR एंटर, कुछ भी नहीं इसके अंदर, खाली डायरेक्टरी है ये, ठीक है। अब आप कहें क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और अपनी एप्लीकेशन का नाम, भाई एरर दे रहा है। cannot load it because running scripts is disabled on the system. For more information about execution policies, go Microsoft. एक काम करें, इसको यहाँ छोड़ें, टर्मिनल खोलें अपने पास, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, इसको यहीं ऐसे ही छोड़ दें, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें। सर जी कहिए। इनको बोला कि डायरेक्ट डेस्कटॉप पे एक अलग से फोल्डर बना लें और फिर उसमें करके देखें। बेटा सर सर जी 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 जी, एक वो जो वहाँ पर पावर शेल खुला हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा वो हसन, 1 मिनट रुकिएगा। VS कोड पर हाँ, वहाँ जी पर सर। बैश सेलेक्ट करें, ऑप्शन है तो। बैच का ऑप्शन है आपके पास? नहीं नहीं, कोई बैच, नहीं है। नहीं है सर। कोई सर बात मैंने नहीं, तो डिफॉल्ट आ रहा डिवाइस है। किया वैसे तो सर। क्लिक करें, सेलेक्ट डिफॉल्ट शेल, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट कर लें, नहीं पावर हो क्लिक रहा नहीं सर। करना, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लें।
नहीं रुके हसन 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 हसन, एक मिनट बेटा। देखो अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, आप सी ड्राइव में खड़े हैं, ठीक है। पहले आप अपनी ड्राइव चेंज करेंगे, आप लिखे डी कॉलन, नहीं स्पेस नहीं, सिर्फ कॉलन कॉलन, एंटर कर दीजिए। डी ड्राइव में आ गया। अब आप कहें सी डी सर जी क्लास। ये इतने लिखने से अच्छा जिस फोल्डर पे वो है, मतलब जिस डायरेक्टरी पे उन्होंने फोल्डर बनाया वहां जाके टॉप पे CMD लिख लें तो जी उस वो भी एक डायरेक्टरी पे तरीका खुल जाएगा है, डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक तरीका है। अब एंटर कर दें हसन आप, ठीक है। यहाँ पे आप लिखे हैं सी डी स्पेस रिएक्ट एप्स, एंड टाइप कर देंगे ना तो आपको दिखा देगा, टैब अगर कर देंगे ना तो दिखा देगा, ठीक है। एंटर कर दीजिए। अब आप रिएक्ट ऐप के अंदर आ गए, यहाँ पे आप लिखे हैं क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। आपके पास दो प्रॉब्लम हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि आप यहाँ पे जो यूज़ करें कमांड VS कोड के अंदर यूज़ करें। एक पहला वजह हो सकती है कि VS कोड का मसला हो, VS कोड प्रॉब्लम कर रहा हो, रोक रहा हो, उसको एडमिन राइट्स ना हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि VS कोड के अंदर हम पावर शेल यूज़ कर रहे हैं। VS कोड के अंदर आपने देखा था सेलेक्ट डिफॉल्ट शेल के अंदर एक ऑप्शन आया था कमांड प्रॉम्प्ट, जी सर। वो करके देख लीजिएगा, हो सकता है उससे सही हो जाए। सेलेक्ट डिफॉल्ट ऑप्शन ये बीच वाला, हाँ अरे सिलेक्ट ही नहीं हुआ। इसमें जी सर। क्लिक करें, ठीक है। अब आप नया टर्मिनल खोलेंगे तो आपके पास नॉर्मल खुलेगा, ये PS लिखा हुआ नहीं आएगा शुरू में, जो ये PS लिखा आ रहा है शेल से कमांड से पहले। बहरहाल आपके पास दोनों तरीके मैंने बता दिए, अब आप देख लीजिएगा। किसी और के पास यहाँ तक के स्टेप में कोई मसला है? नो सर, वैसे ये टाइम ले रहा है काफी सर। टाइम ले रहा है, वो इंटरनेट की स्पीड पे जनरली दोस्त डिपेंड करता है, सच। ठीक है। और ये सर हम ये कर क्यों रहे हैं वैसे? ये हम जैसे क्यों कर सैंपल 1 बनाया। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास हर क्या नाम है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाला काम करना पड़ेगा कि आपको एक क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस मेरी एप्लीकेशन का नाम, ये वाला काम करना पड़ेगा। इससे आपके पास हर दफ़ा एक नया प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करोगे तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। अगर हमें पुरानी एप्लीकेशन के अंदर चेंज करना पड़ता है तो हमें उसी के अंदर जाके बस जैसे यहाँ पर आके मैंने टर्मिनल के अंदर आके मैंने लिखा npm, नहीं पहले अपनी डायरेक्टरी के अंदर आऊँगा, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर मैंने कहा सैम्पल app02 के अंदर आ जाओ। सैम्पल app2 के अंदर आके मैंने कहा npm स्टार्ट। अगर आप डायरेक्टली अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप npm स्टार्ट उसी के अंदर जाके कर दें डायरेक्ट। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने अपने नए प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर आया और वहाँ पे आके मैंने npm स्टार्ट कराया। npm स्टार्ट थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पे वही टाइम लेगा। अब मेरे पास एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा मिस नसीमा, अगर आपके पास रनिंग इस तरह घूम नहीं रही है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपना एक दफ़ा देख लीजिए कि आप ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रही हैं। क्रोम पे मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी देख ली तो अभी ऐसा कोई बड़ा ऐसा मसला नहीं है। दिख गया स्क्रीन के ऊपर, दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। सर दरअसल मुझे लग रहा है कि शायद मैंने किसी और फाइल में कुछ किया है ना, तो कोई चीज़ डिलीट हो गई है। हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा मसला तो नहीं है। मैं आप एक नया दूसरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जी प्लीज़। जी सर आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरे लास्ट क्लास के हवाले से एक सवाल था, लाइक कि हम अगर हमने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना था तो हम फॉर का यूज़ कर रहे थे या फॉर ईच का यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही था। अभी मैंने सोचा कि लास्ट ऐप में एक टेबल प्रिंट करता हूँ, तो उसके लिए मैं फॉर ईच यूज़ कर रहा हूँ तो वो प्रिंट नहीं हो रहा और मैप्स हो जा रहा था। जी बिल्कुल सही है। एक्चुअली फॉर ईच क्या काम करता है, आपको रिटर्न कुछ नहीं करता, जबकि मैप आपको रिटर्न करता है। तो आपको मैप जब यहाँ पे आपके पास जहाँ पे आप JSX के अंदर काम कर रहे हैं, यानी HTML और जावास्क्रिप्ट मिला के जो लिखी जाती है वो JSX चलाती है रेक के लैंग्वेज में। तो आप जहाँ पे JSX के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको जहाँ पे भी कोई लिस्ट रेंडर करनी है, लिस्ट के ऊपर काम करना है, कोई एक बड़ी लिस्ट है उसके अंदर से कोई एक एलिमेंट भी रेंडर करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पता होना चाहिए, या अगर आप लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं किसी भी वजह से JSX के अंदर, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है मैप, ठीक है। थैंक यू। चलिए जी। अच्छा अब मेरे पास था क्या प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ये था मेरे पास कि जनाब ये मेरी जो थी पब्लिक के अंदर से index.html, ये मेरी प्राइमरी फाइल थी। इसके अंदर मेरे पास एक रूट के नाम की डिव बना हुआ था, डायरेक्टरी बनी थी रूट के नाम की। होता यह है फिर कि src के अंदर से index.js के अंदर होता ये है कि इस रूट वाली एलिमेंट को पिक करा जाता है और इसके अंदर से ऐप वाले एलिमेंट को रेंडर कर दिया जाता है। रूट वाले एलिमेंट के अंदर ऐप वाले एलिमेंट को रेंडर कर दिया जाता है। अब इस ऐप वाले एलिमेंट के ऊपर आते हैं तो ये देखें, ये ऐप वाला एलिमेंट app.js के अंदर रखा हुआ है।
app.js की फाइल को देखें तो उसके अंदर क्या काम हो रहा है। app.js की फाइल के अंदर ये काम हो रहा है कि पहले सबसे पहले यहाँ पे लोगो इंपोर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे CSS की फाइल इंपोर्ट हो रही है, और फिर यहाँ पे एक कंपोनेंट बना हुआ है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है, और यहाँ से इवेंचुअली वो कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो गया। इसका एक्सपोर्ट होने का फ़ायदा क्या हुआ? इसका एक्सपोर्ट होने का फ़ायदा ये हुआ कि इंडेक्स.js ने इसको इंपोर्ट करवाया यहाँ पर, और फिर उसको यहाँ पे रेंडर करवाने के लिए यूज़ कर लिया। अच्छा, दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, दोबारा देख लीजिए कि मेरे पास पब्लिक के अंदर index.html के नाम की फ़ाइल है। index.html फाइल के अंदर एक div बना हुआ है ये वाला। जब मैं npm स्टार्ट करता हूँ या npm रन स्टार्ट करता हूँ, दोनों पॉसिबल हैं। npm स्टार्ट करा मैंने फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली HTML की फाइल जो है ये लोड होगी, लेकिन इसके लोड होने से पहले ये जो मेरी सारी की सारी जावास्क्रिप्ट या JSX लिखी हुई है, ये सारी की सारी कंपाइल होती है, ट्रांसपाइल होती है, मेमोरी के अंदर लोड होती है, और मेमोरी के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्चुअली ब्राउज़र के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी app.js नहीं मिली। यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स के अंदर जाके देखें, ये वाला div, ये वाला रूट वाला div है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ये क्लास ऐप रखी हुई है। अब ये क्लास ऐप तो मैंने कहीं बनाई नहीं थी, मतलब ये देखें HTML की फाइल के अंदर तो ऐसा नहीं है, ये क्लास ऐप नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक क्लास का नाम आ गई ऐप के नाम की, उसके अंदर एक ऐप हेडर आ गया है, एक हेडर आ गया है, यानी उसके अंदर img आ गया, पैराग्राफ आ गया है, एंकर आ गया और हेडर क्लोजर है। ये अगर आप देखें तो आपको ये एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर मिल जाएगा यहाँ पर, कि एक क्लास बनी हुई है ऐप के नाम की, एक डिव है जिसका क्लास है ऐप, ये देखिए एक डिव है जिसकी क्लास है ऐप, उसके अंदर एक हेडर है जिसकी क्लास है ऐप हेडर, तो ये देखें एक हेडर है जिसकी क्लास है ऐप हेडर, और फिर उसके अंदर इमेज और ये सारी चीज़ें। तो यानी क्या होता है, ये रन टाइम पे ये सारी चीज़ें कंपाइल होकर इसके अंदर रेंडर होती हैं, और फिर मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखना शुरू हो जाती हैं। जब मैं स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो पेज रेंडर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपाइल्ड ऑलरेडी पड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर आप index.html के अंदर आप कभी भी काम नहीं करोगे, आप सारा काम जो करेंगे वो यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे। index.js के अंदर भी आप काम नहीं करेंगे, आप सारा काम app.js के अंदर से करना स्टार्ट करेंगे आमतौर पे। यानी कुछ केसेस होंगे कि जहाँ पर आप index.js के अंदर काम करेंगे, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं, बहुत बहुत ही कम केसेस हैं। आपका ज़्यादातर काम जो होगा वो app.js के अंदर होगा, या इससे आप नई फाइल्स बना के app.js के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा, साथ में यहाँ पे देखें तो पहले तो लोगो इंपोर्ट हो रहा है, लोगो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो लोगो इंपोर्ट हुआ था ये यहाँ पे इमेज के सोर्स के तौर पे सेट हुआ है, और साथ में एक CSS की फाइल भी लोड हो रही है। अगर आप इस CSS की फाइल के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे देखें कहाँ पर है CSS की फाइल, app.css ये रही। app.css के अंदर कुछ CSS लिखी हुई है सारी। अगर मैं ये सारी CSS हटाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता दिखाना, तो मैंने इसको यहाँ से कट करा, सेव करा, स्क्रीन ऑटो रिफ्रेश हुई, और अब वो मेरे पास प्लेन HTML रेंडर होकर दिख रही है। अब वो CSS का इफेक्ट नहीं आ रहा। तो CSS अगर आपको अपने कंपोनेंट में लोड करवानी है तो अपनी CSS लिखिए और उसको पेज के अंदर इंपोर्ट करवा दीजिए, अपने कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करवा दीजिए। अच्छा सर, ये CSS भी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है पहले या नहीं, CSS के अंदर से एक्सपोर्ट नहीं होता। CSS के अंदर आपके पास एक्सपोर्ट कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। सही है, ये CSS लिखी हुई है और ये CSS एक्सपोर्ट नहीं करवाई आपने, डायरेक्ट इंपोर्ट करवाई हुई है। यहाँ पे CSS पूरी की पूरी फाइल लोड हो गई और इस वाले कंपोनेंट के लिए चली गई। अब जब ये कंपोनेंट हट जाएगा, अब ये कंपोनेंट रेंडर हुआ है, माउंट हुआ कहलाता है ये। जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो ये CSS इनइफेक्टिव हो जाएगी, अब ये CSS इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, अब आते हैं जनाब इसके ऊपर कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने फंक्शन। हम तो इस तरह नहीं लिखते, हम अभी तो हमने तरीके देखे हैं, वो तो डिफरेंट तरीका देखा हुआ है। हम किस तरह लिखते थे, हम लिखते थे फॉर एग्जांपल क्लास ऐप एक्सटेंड्स react.com। रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले मुझे, तो मैंने कहा इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। क्या चीज़ रिएक्ट कर लो जनाब, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो, तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पर आएगा रेंडर के नाम का फंक्शन। रेंडर के नाम का फंक्शन बना दिया मैंने। सर और ये जो ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट हुई है, ये कहाँ से हुई है? ये कहाँ से हुई है, इसके पास अगर आप देखेंगे तो जब आपने इसने प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट टाइप के अंदर जो प्रोजेक्ट बना था ना, उसके अंदर यहाँ पर ये एक नोड मॉड्यूल्स के नाम की डायरेक्टरी बनाई थी। तो ये जो इंपोर्ट हुई है, एक तरीका इंपोर्ट करने का क्या है कि आप इसको रिलेटिव पाथ देते हैं, जैसे ये देखें रिलेटिव पाथ दिया हुआ है, ये रहा रिलेटिव पाथ। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जिसको मैंने कोई एब्सोल्यूट पाथ बताया, मैंने सिर्फ इसको मॉड्यूल का नाम बताया हुआ है, कोई इसको पाथ नहीं बताया हुआ। तो ये क्या काम करेगा, जब उसको मॉड्यूल का नाम बताते हैं तो वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी के अंदर जाता है और यहाँ से देखता है कि यहाँ पे देखें आपको रिएक्ट मिल जाएगी, यहाँ पे ABC
आई पी आ गया, क्यू और आर, रिएक्ट, ये रिएक्ट के नाम की डायरेक्टरी है, लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो ये वाली लाइब्रेरी एक्चुअली उठकर इस लाइब्रेरी की फंक्शनलिटी मेरे पास इस वाली फाइल के अंदर आ गई उठ के। सही है। तो अगर आपने एब्सोल्यूट पाथ बताया हुआ है, जैसे आपने सिर्फ मॉड्यूल का नाम बताया हुआ है, तो होगा ये कि क्या नाम है, अगर आपने सिर्फ मॉड्यूल का नाम बताया हुआ है तो वो जो मॉड्यूल जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल उसकी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा। दो लोगों ने हाथ रेस करा था, पहले कौन थे जनाब? इसरार जी पूछिए। सर मैंने वो उसी टाइम पे किया हुआ था, सॉरी। सॉरी मुझे लगा अभी आपने जी। अरफीन आप कहिए क्या आपका क्वेश्चन था? जी सर, ये डाउनलोड तो हो गया पूरा, और इसमें वही फाइल्स आ रही हैं जो आपके पास आ रही हैं। तो सही है। सर आपने जो रिएक्ट ऐप रन किया, जो लोगो आ रहा था फिर टेक्स्ट आ रहा था, वो किस तरह किया? मैंने index.html को? नहीं, मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अपने फोल्डर के अंदर आया और वहां से मैंने कहा npm start। अच्छा, मैं सिंपल npm start लिख दूं? जी, सिंपल npm start लिख दें। ये तो पिछले हफ्ते करा है आपने भी दोस्त। सर मैं लास्ट वीक ना था नहीं, और मैंने रिकॉर्डिंग पूरी देखी नहीं है अभी, हाफ देखी है इस वजह से। चलिए ठीक है जी। हादिया क्या क्वेश्चन है? सिर्फ हमने ये जो रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखा था, इसमें से कौन सा रिएक्ट फाइल वाला रिएक्ट है और दूसरा रिएक्ट कौन सा है? ये फाइल वाला रिएक्ट है और इसके अंदर से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, उसमें से एक चीज हमने इंपोर्ट करी जिसका नाम ये कैपिटल आर से रिएक्ट है। ठीक है, इसके अंदर से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, हमने उसमें से एक चीज आगे यूज करी यहाँ पे सिर्फ अभी। इसे जब भी हम यूज करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट या रिएक्ट डॉम या कुछ भी यूज करेंगे तो हमें इंपोर्ट रिएक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर मैं ये इंपोर्ट नहीं कराऊंगा यहाँ पर इस लाइन में, लाइन नंबर 3 पे, तो मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब रेंडर के नाम के फंक्शन के अंदर आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेंडर को एक रिटर्न करना जरूरी, तो मैंने रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न कर देते हैं? एक h1 रिटर्न कर देते हैं अभी सिंपल। एक h1 रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, जिसके अंदर मैंने लिखा हेलो दिस इज आवर सेकंड क्लास। सेव कराया इसको, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाना चाहिए था लेकिन रिफ्रेश नहीं हुआ, क्यों भाई? सही है, मुझे पता नहीं सर क्यों आपने यहाँ से एक्सपोर्ट का नहीं तो एक्सपोर्ट हो रहा था। वो मुझे मेरा ख्याल था कि ऑटो इंपोर्ट अपडेट होना चाहिए था, बट ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ, मुझे अपडेट नहीं हुआ, मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ा। तो बहरहाल यहाँ पे मुझे इसका इफेक्ट दिख रहा है। और क्योंकि CSS की फाइल को भी हटा दूँ, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लोगो भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो मैंने इसको भी हटा दिया। ये सबसे सिंपल कॉम्पोनेंट आपका। आपने क्या कहा जनाब? आपने कहा ठीक है जी, इसको मैं फॉर्मेट कर दिया, थोड़ा सा ये हटा दिया। गेट लेंस के कुछ मैसेज आ रहे हैं, उसको छोड़ दें। गेट लेंस को मैं डिसेबल कर सकता हूँ क्या? चलें खैर होगा, छोड़ो उसको, इग्नोर करें। अच्छा, मैंने क्या करा जनाब? मैंने करा कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट क्लास। मैंने ये वाली एक क्लास बनाई ऐप के नाम की, और ऐप के नाम की क्लास ही एक्सपोर्ट हो रही है। ये जो ऐप के नाम की क्लास है ये सिंपल क्लास नहीं है। अगर सिंपल क्लास होती तो इस तरह बनाते आप सिंपल जावास्क्रिप्ट क्लास, लेकिन ये सिंपल जावास्क्रिप्ट क्लास नहीं बल्कि एक रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट टाइप की क्लास है। तो आपने कहा कि ये एक पेरेंट क्लास होगी रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, मेरी क्लास जो होगी उसकी फंक्शनलिटीज को एक्सटेंड करेगी। अब हम अगर मैं ये वाली सिर्फ लाइन बताना शुरू हो जाऊँ तो इसमें पूरा दिन लग जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस क्या होती है उसको डिफाइन करता है। अभी मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। आपने अभी इसी तरह यूज़ करना है कि आप अपना कॉम्पोनेंट जो भी बनाएंगे, क्लास कॉम्पोनेंट जो भी बनाएंगे, जो आपने देखा था इससे पहले फंक्शन कॉम्पोनेंट बना होता, उसमें आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्लास कॉम्पोनेंट आप जो भी बनाएंगे इस तरह जो लिखेंगे क्लास करके, उसके अंदर आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा, क्लास कंपोनेंट रिएक्ट जेएस जब से स्टार्ट हुई, जब से उनके अंदर क्लास कंपोनेंट हुआ करते थे, लेकिन अब क्लास कंपोनेंट को ऐसा ऐसा करके इग्नोर किया जा रहा है, उसकी जगह फंक्शन कंपोनेंट को यूज़ करना शुरू किया जा रहा है। फंक्शन कंपोनेंट अब ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं।
हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स पे जाएंगे। पहले हम बेसिक्स देख लें, क्लास कंपोनेंट कैसे बनते हैं, क्लास कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट कैसे चलती हैं, डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स देख लें। उसके बाद हम इंशाल्लाह फंक्शन कंपोनेंट्स के ऊपर भी ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली आपको सीखना फंक्शन कंपोनेंट्स ही है, लेकिन क्लास कंपोनेंट का भी आइडिया होना जरूरी है, इसलिए हम पहले ये करके देख रहे हैं। अच्छा जी, ये जो क्लास कंपोनेंट होगा आपके सर पास, जी पूछिए प्लीज। सर ये आपने ना ये जो फाइल हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिली बनी बनाई, जी उसमें आपने ये चेंजिंग किया और बिल्कुल। उसको हटा दिया सब कुछ। हम्म, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वही वाली फाइल वापस आ जाए, तो इसके लिए कोई तरीका है या हमें क्या करना होगा या इसको कहीं कॉपी करके रखें तो हम कर सकते हैं या क्या है? अच्छा तो अगर वापस हमारी भूले से कोई चेंजिंग हो जाए और हम चाहें कि वापस उसमें आ जाए तो? वापस आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी कॉपी अपने पास रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए। या एक तरीका ये है कि ये क्योंकि गिट यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक कमांड मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे होगा ये कि आपके सारे चेंजेस डिस्कार्ड हो जाएंगे। जो क्या नाम है, जो आपने जो जो चेंजेस करे सारे के सारे चले जाएंगे और ये पूरा प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। बट वो भी हम करेंगे नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा। लेकिन हमें हाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ एक कमांड आप हमें बता दें कि इस कमांड से हमने जो भी किया है वापस हम एज़ इट इज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो आ जाए, उसके लिए कमांड मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बता दें। आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए आप। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर आके आप लिखेंगे np git reset head माइनस माइनस hard, एंटर कर दिया तो ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल शीट में आ गया। प्रोजेक्ट के अंदर आके आपने लिखा git स्पेस रीसेट स्पेस हेड माइनस माइनस हार्ड। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं आपको वापस जो मैंने चेंजेस करे मैं उस पर ला के दिखा दूँ। आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा कि ये कमांड क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप किसी वजह से चाह रहे हैं कि यार मेरा प्रोजेक्ट दोबारा पूरे जीरो फेज में आ जाए, जीरो कंडीशन में आ जाए, तो आप गिट रीसेट हेड माइनस माइनस हार्ड करके देख सकती हैं। इससे आपके जो सारे चेंजेस होंगे वो सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे और आपका प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट, कोई एक फाइल नहीं सारी फाइल्स ओरिजिनल शीट में आ जाएंगी। मजीद ये कि ये आप जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगी वो प्रोजेक्ट के रूट कमांड डायरेक्टली से करेंगी, प्रोजेक्ट के अंदर आके वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगी आप। ओके, तो अब हमारे पास हाल क्या है जनाब, हमारे पास हालात ये हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो चल चुका है और इस वाले एड्रेस पे लोकल होस्ट कॉलन 3000 के ऊपर अवेलेबल है। तो ब्राउजर पर आकर लोकल होस्ट कॉलन 3000 लिख के जब मैं एंटर करता हूँ तो हेलो दिस इज आवर सेकंड क्लास, मेरे पास एक कंपोनेंट रेंडर होकर आ गया। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या करा है जनाब, अभी हमने बने बने कंपोनेंट को चेंज करा है। अब एक काम ये कर लेते हैं कि एक अपना कंपोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर चेंजेस करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या काम करा जनाब, मैंने एक सैम्पल F02 के अंदर ही SRC के अंदर ही इसी डायरेक्टरी के अंदर का सारा काम करेंगे। सारा काम आप SRC की डायरेक्टरी के बाहर कुछ भी काम नहीं करेंगे। मैंने काम ये करा कि मैंने एक नई फाइल बनाई, सॉरी नया फोल्डर बनाऊंगा मैं। अच्छा, हो सकता है आपके पास इस तरह के आइकन्स ना दिख रहे हो, लेकिन उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये मेरे पास मैंने कभी कस्टमाइजेशन करी थी बैठ के, तो वो सर मेरे पास आइकन दिख रहे हैं। आपके पास अगर इस तरह के आइकन नहीं दिखते तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया कंपोनेंट्स के नाम का, कंपोनेंट्स के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। और कोई मुझसे चैटिंग पे बात कर रहा है जनाब, सर आप इसको स्टॉप कैसे करेंगे काइंडली बता दें। कंट्रोल सी से स्टॉप करेंगे आरफिन, कंट्रोल सी प्रेस कर दें तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, या टर्मिनल बंद कर दें, दूसरा तरीका ये होता है। दोनों पॉसिबल तरीके हैं, या तो टर्मिनल बंद कर दीजिए या कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। बहरहाल कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर आके जनाब मैंने एक अपने फोल्डर एक कंपोनेंट बनाया। मैंने कहा न्यू फोल्डर बना लूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ, सबसे सिंपल रख लें अभी हम। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं एक नया फोल्डर बनाता, उसके अंदर अपनी फाइल्स बनाता, लेकिन बहरहाल अभी सिंपल रखने के लिए मैंने एक नया इस कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर आके एक नया फाइल बना रहा हूँ सिंपल। इसका नाम मैंने रखा कंपोनेंट, या डायरेक्ट नाम रख लेता हूँ मैं इसका mta.js। ठीक है, इसके अंदर से क्या करूँगा मैं कहूँगा क्लास mta के नाम की एक क्लास है। चलिए, अब ये क्लास जो है क्योंकि एक रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा किस चीज़ को, कौन सी लाइब्रेरी से कौन सी चीज़ को इंपोर्ट कराना है, रिएक्ट को इंपोर्ट कराना है। और ये कैपिटल आर से रिएक्ट होगा। यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट कराया, यहाँ पर आके आप, अच्छा मेरी आवाज़ वगैरह में अगर आज कोई डिस्टॉर्शन हो तो मुझे बता दिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ इंतजाम कर सकूँ। बहरहाल मैंने इंपोर्ट कराया रिएक्ट को। क्लास का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना ज़रूरी है, सेकंड थर्ड का कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने इस तरह लिख दिया इसको। ठीक है जी, और यहाँ पर आके मैंने क्या कहा, इंपोर्ट इसको कराओ, ये एक्सटेंड्स करेगा किससे, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से।
जब आपने ये कर दिया तो अब क्या करना पड़ेगा आपको जनाब, यहाँ पे एक रेंडर के नाम का फंक्शन भी ज़रूर बनाना पड़ जाएगा। रेंडर के नाम का फंक्शन भी बना दिया। इस रेंडर के नाम के फंक्शन से क्या होगा जनाब, रिटर्न होगा, तो मैंने रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा आपके पास JSX। अच्छा, रिटर्न के लिए आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट इस लाइन से स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बजाय इसके कि आप इस लाइन से स्टार्ट करें, अगर आप अगली लाइन से स्टार्ट करते तो ये गलत बात है। रिटर्न की लाइन में ज़रूर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो मैं ये करूँ कि यहाँ से राउंड ब्रैकेट लिखूँ और इस राउंड ब्रैकेट को यहाँ से हटाकर यहाँ पे एंड कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा जनाब, मैंने बटन बनाया। इस बटन को मैंने क्या कहा, इस बटन को मैंने कह दिया कह लें हाँ, दिस इज अ बटन फ्रॉम MTA component, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये MTA component बाहर यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट MTA को एक्सपोर्ट भी करा दिया, सेमीकोलन हटा दें, लगा दें, आपकी मर्जी है, दोनों चलता है। अच्छा जी, जब यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया तो मैं app.js के अंदर आया और मैंने इसको इंपोर्ट करवाया। मैंने कहा इंपोर्ट फ्रॉम ./components/MTA, और मेरे कंपोनेंट का नाम भी MTA था। MTA इंपोर्ट हुआ, यहाँ पे MTA को रेंडर करवा देते हैं। MTA को रेंडर करवा दो, MTA को एस टैग लिख दिया यहाँ पे। अब एक मसला ये है कि रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर रूट के ऊपर ना एक कंपोनेंट होना जरूरी है। रूट के ऊपर अगर मैंने जैसे देखे ना, ये रूट के ऊपर दो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, ये भी रूट पे है और ये भी रूट पे है, तो ये गलत है। रूट के ऊपर एक कंपोनेंट होना जरूरी है रिटर्न के अंदर। कोई सभी आप जब भी कंपोनेंट बनाएंगे, उसके रेंडर के रिटर्न फंक्शन के अंदर रूट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट हो सकता है, रूट के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा जनाब, मुझे इसको रैप करना पड़ेगा, एक सिंगल डिव के अंदर रैप कर देता हूँ। एक सिंगल डिव बनाया मैंने और इस डिव को यहाँ से कट करके यहाँ पे लाके पेस्ट करा, इसको फॉर्मेट कर दिया। तो डिव के अंदर अब ये देखें, रूट के ऊपर ये जो 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 सबसे पहला लेवल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है। हाँ, इसके अंदर 2000 कंपोनेंट बना दो, कोई आपको मना नहीं करेगा, रियल जैसे आपको अलाउ करती है। तो मैंने यहाँ सेव करा इसको, यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आके देखा तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक बटन है कि दिस इज अ बटन फ्रॉम MTA कंपोनेंट। अच्छा जी, इसी तरह मैंने एक और इस फाइल को मैंने कहा कॉपी और यहीं पे लाके मैंने कर दिया पेस्ट। MTA कॉपी की जगह इसको मैंने रीनेम करा, इसको मैंने कह दिया tabish.js। अच्छा, tabish.js के अंदर आया मैं और यहाँ से मैंने क्लास का नाम tabish रख दिया, ठीक है। दिस इज अ बटन फ्रॉम tabish कंपोनेंट और app.js के अंदर आके मैंने tabish वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया। कैपिटल कर देते हैं, तो आप देखें अपनी कस्टम HTML लिख रहे हैं आप, और मैंने ताबिश वाले कंपोनेंट का यहाँ पे एलिमेंट बना दिया, सेव कराया। यहाँ पे आके देखा तो आपके पास देखें बटन फ्रॉम MTA कंपोनेंट भी आ गया, बटन फ्रॉम ताबिश कंपोनेंट भी आ गया। अब एक चीज़ अगर आप देखें तो इन दोनों बटन्स की HTML तकरीबन सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मेरे पास नाम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताबिश के अंदर वो ये फ़र्क है, ये वाला फ़र्क है, और MT.js के अंदर ये वाला फ़र्क है। तो क्या कोई तरीका हो सकता है कि मैं इन दोनों को एक कंपोनेंट बना के ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन कर दूं? उसका तरीका क्या होता है कि आपने जब अपना एलिमेंट बनाया है, जैसे यहाँ पे देखें ये एलिमेंट बनाया है, तो आपने देखा था कि आप इस तरह बनाते थे इनपुट और इस इनपुट के एलिमेंट को एट्रीब्यूट्स की मदद से इसको डिफरेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बनाना है क्या नाम है नंबर की फील्ड, तो क्या बताऊंगा, टाइप इक्वल्स टू नंबर। लेकिन अगर यही मुझे बनानी होती पासवर्ड की फील्ड, तो मैं टाइप की वैल्यू कुछ और कर देता, पासवर्ड कर देता। यानी एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा था, टैग के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, टैग के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे। इसी तरह JSX भी आपको अलाउ करता है कि आप टैग के अपने कंपोनेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए आप JSX के अंदर अपने अपने जो आपने कस्टम एलिमेंट्स बनाए हैं इनको एट्रीब्यूट के अंदर डेटा पास कर सकते हैं।
जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी हाँ दिया, पूछिए बेटा। सर आप पहले कंप्लीट कर लें। थैंक यू। इस तरह मैंने क्या काम कहा, मैंने ये काम करा कि मैंने एक अच्छा जी, मैंने काम ये करा कि एक कंपोनेंट्स के अंदर आके ही मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया, empty.js की कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पेस्ट करा। मैंने कहा रीनेम करो इसको, रीनेम कहाँ से होता है, रीनेम। मैंने इसका कह दिया यूजर डैश नेम डॉट जेएस। ठीक है, यूजर डैश नेम के नाम का कंपोनेंट बना दिया मैंने। empty.js ये रहा अपनी जगह पे, tabish.js ये रहा, मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया यूजर डैश नेम के नाम का। ठीक है, इसकी क्लास का नाम दिया मैंने यूजर नेम, और यही यूजर नेम मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया। और app.js के अंदर आके हम ये करते हैं कि यूजर नेम वाली क्लास को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट करो फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर से यूजर नेम, और इसकी क्लास का नाम है जनाब यूजर नेम। और इस यूजर नेम वाले एलिमेंट को मैं यूज करूं यूजर नेम, और इसको मैंने पास कर दिया नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने पास कर दिया, कौन से हैं जनाब, आरफीन। अच्छा जी, मैंने यहाँ से नेम के अंदर क्या पास कर दिया, आरफीन पास कर दिया। यहाँ देखूँ तो ये तो लेकिन लिखा हुआ है दिस इज अ बटन फ्रॉम एम्प्टी कंपोनेंट। अब मैं इस कंपोनेंट के अंदर आऊँ और मैं यहाँ पे कहूँ, अगर मुझे सही याद है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, सेव करवाया, तो यहाँ पे अब क्या गया, दिस इज अ बटन फ्रॉम आरफीन कंपोनेंट। देखें, इसको बंद कर दूँ, इसको बंद कर दूँ। कंपोनेंट्स को रीयूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर डेटा पास कर सकते हैं। अब उस कंपोनेंट के अंदर किस नाम का एट्रीब्यूट होगा, आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल आप नेम की जगह यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल stu नेम, तो यहाँ पे ये stu नेम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट stu नेम। इसी तरह मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने एक और बनाया, लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बहुत अजीब सा होता चले जाता है अभी। लाइन ब्रेक कर दूँ, और यही मैंने दोबारा ये यूजर नेम वाला कंपोनेंट दोबारा बनाया। अब मुझे पूरा कंपोनेंट, जैसे मैंने ताहा और ताबिश के लिए दो अलग अलग कंपोनेंट बनाए थे, उसकी जरूरत नहीं है। मैं उसी यूजर नेम वाले कंपोनेंट को यूज करूंगा और stu नेम की जगह वैल्यू चेंज कर दूंगा। आरफिन की जगह अब क्या वैल्यू पास कर देता हूँ, अगर मैं पास कर दिया हादिया अशरफ, हादिया अशरफ, सेव कराया, यहाँ देखा तो दिस इज अ बटन फ्रॉम आरफिन कंपोनेंट, दिस इज अ बटन फ्रॉम हादिया अशरफ कंपोनेंट। कंपोनेंट सेम है, लेकिन बाहर से जो आप डेटा पास कर रहे हैं, उस डेटा के बिहाफ पे वो अपने आप को अपडेट भी कर रहा है। एक कंपोनेंट आपकी मर्जी, आप 10 दफा रेंडर करवा दें, मैंने कंपोनेंट को 2 दफा रेंडर करवाए, यहाँ पे यूजर ने 1 दफा रेंडर हुआ फर्स्ट टाइम, यहाँ पे कंपोनेंट दूसरी दफा रेंडर हुआ। अब दूसरी दफा रेंडर करवाते मैंने पहली दफा मैंने नाम दूसरा रखा था, सेकंड टाइम मैंने नाम कुछ और रखा था। एक और दफा रेंडर करवाना, एक और दफा रेंडर करा दीजिए जनाब, यहाँ पे दोबारा कुछ और नाम रख दीजिए। तो चैट में है यहाँ पे आरफीन 2 दफा पता नहीं क्यों आया, आरफीन ने शायद 2 जगहों से डिवाइसेस से लॉगिन करा हुआ है। हमदान फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, हमदान फारूक, हमदान फारूक, सेव करवाया, यहाँ पे देखा तो देखें दिस इज बटन फ्रॉम आरफीन कंपोनेंट, देन दिस इज बटन फ्रॉम हादिया अशरफ कंपोनेंट, और दिस इज बटन फ्रॉम हमदान फारूक कंपोनेंट। इस तरह ये 3 दफा आपके पास लिखा हुआ नजर आ गया, सेम कंपोनेंट रेंडर हुआ है, बस जो आपने डेटा पास करा है बाहर से, जैसे मैंने यहाँ पे stu नेम के नाम के एट्रीब्यूट के अंदर डेटा पास करा था, तो यहाँ पर आ जाए अंदर, आपने देखा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट stu नेम को आपने एक्सेस कर लिया। stu नेम के अंदर जो बाहर से जो वैल्यू पास हुई थी वो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई नजर आ जाएगी। आपकी मर्जी, आप उसको रेंडर करवा दें, आपकी मर्जी आप उसको कैच करके कुछ ऊपर चेक लगा लें, कंडीशन लगा दें, आपकी मर्जी, आप जैसे भी काम कर लें। जी, यहाँ तक पहले हादिया अपना क्वेश्चन पूछ लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, आपके बाकियों के सवाल को लेंगे। हादिया आपका क्या क्वेश्चन था बेटा? सर जैसे हमने कंपोनेंट्स बनाया, तो ये जो हम टैग बना रहे हैं वो कंपोनेंट्स को यूज करने का तरीका है। ये जो हम फाइल बना रहे हैं ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स आ सकते थे, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि हर कंपोनेंट की अपनी फाइल हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकता था मैं, जैसे लास्ट क्लास में आपको ताबिश ने करके दिखाया था, एक वो भी बेहतर तरीका होता है कि आप कंपोनेंट की फाइल के बजाय कंपोनेंट की डायरेक्टरी बनाते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर index.js के नाम की फाइल बना देते हैं। ये भी एक तरीका होता है, जैसे आपको लास्ट क्लास में ताबिश ने ऑलरेडी करके दिखाया है। ये जो था ये बहुत बेसिक सा तरीका था, वो थोड़ा सा जो है मैच्योर तरीका होता है। जैसे हमने
जैसे यूजर नेम लिखा और हमने एम्प्टी, ये इस अगर हम लोग ये नहीं लिखेंगे तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। नहीं समझ पाया आपके सवाल में। अगर हम लोग यूजर नेम जैसे हमने लिखा टैग में, तो हम एक इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। वहां से देखें, वहां से क्या चीज रिटर्न हुई है, वहां से एक जावा, एक नॉर्मल क्लास रिटर्न नहीं हो रही, वहां से एक रिएक्ट का कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है। रिएक्ट के कंपोनेंट को आप JSX के अंदर ही यूज करेंगे, ऐसे ही यूज करेंगे आप, ठीक है, कि टैग बना के HTML के, जैसे आप HTML का कस्टम टैग बना दिया आपने, इस तरह इसी तरह यूज करेंगे। सर जी जी पूछ रही मैं। जी जी रहीम भाई। सर, ये app.js में यूज कर रहे हैं, इसको index.js में यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि index.js का ये काम नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, मना नहीं होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका अपने कुछ डेडिकेटेड काम है, हम इंशाल्लाह उस वक्त जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह काम आती है वो। जैसे हम फॉर एग्जांपल राउटिंग पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे, या हम क्या नाम है स्टोर क्या चीज़ होती है, जब हम स्टोर बनाना सीखेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि उसका अपने काम है। मतलब जिस काम के लिए उसको रखा गया, मेरा ख्याल है बाकी दुनिया भी इस तरह यूज़ करती है, हमें भी इस तरह यूज़ करना चाहिए। अगर हम चाहें तो हम वहाँ लिख देंगे, हमें मना नहीं होगा, मसला नहीं आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो उसका डेडिकेटेड काम है उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और किसी का सवाल कोई? जी आरफीन पूछिए प्लीज। सर ये जो रिएक्ट का जो काम है वो इस तरह है कि जैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें मल्टीपल पेजेस होंगी, होम, अबाउट अस, तो हर में एक चीज कॉमन होती है, हेडर। सही है ना, हेडर कॉमन होती है, होम में भी वही हेडर होगी, कोड अबाउट अस में भी वही। तो हम क्या इसका भी कंपोनेंट बना के यूज करते हैं क्या एग्जैक्टली हम ये कहते हैं कि हम होम का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे रिएक्ट में? पेज के अंदर। एग्जैक्टली होम का एक पूरा एक अलग कंपोनेंट होगा, अबाउट अस का पूरा एक अलग कंपोनेंट होगा, और उन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर हो सकता है नैव का कंपोनेंट दोनों में से एक जगह इस्तेमाल हो रहा हो। यानी दो तीन तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप नैव का एक अलग कंपोनेंट बनाएं और होम के कंपोनेंट के अंदर नैव को यूज कर लें, और अबाउट अस के अंदर नैव को यूज कर लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप नैव का कंपोनेंट अलग जगह रखें और उसके नीचे जाके एक एक बॉक्स बना दें, और उस बॉक्स में आप कह दें कि यार यहाँ पे जो है वो होम का कंपोनेंट रेंडर होगा, या इस बॉक्स के अंदर जो है वो अबाउट अस का कंपोनेंट रेंडर होगा। तो नैव हमेशा दिखता रहेगा और उसके अंदर जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स आते जाते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन सिलेक्टेड राउट। हम राउट्स के ऊपर आएंगे तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मतलब ये जो आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली इसी तरह होता है काम। अच्छा जी, मैं यहाँ पर 1-2 मिनट लूँगा, आप लोग देख लीजिए प्लीज़ कि यहाँ पे हमने क्या क्या काम करा है, क्या हमने कैसे डेटा पास करा है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को, और फिर किस तरह उसको काम करा है। मैं शायद थोड़ा सा आगे चला गया हूँ, ताबिश मुझे कंफर्म करेंगे। ताबिश, मुझे मेरा ख्याल है पहले हमें स्टेट कवर करवानी चाहिए थी, राइट? बुक भी इसी तरह चल रही है अगर मैं बुक को देखूँ तो। हाँ, सर यूजर नेम वाली फाइल को दोबारा दिखा दीजिए। यूजर नेम वाली फाइल देख लीजिए प्लीज़, दोबारा देख लीजिए। बटन की जगह हम इसको यहाँ पे H2 कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 कह दिए इसको। दिस इज हेडिंग फ्रॉम पास्ट नेम कंपोनेंट। तो अब ये इसका इफेक्ट क्या है, एक हेडिंग आ गई फ्रॉम आरफीन, फ्रॉम हादी अशरफ एंड फ्रॉम हमदान फारूक कंपोनेंट, ये फाइल। अच्छा, मैं बुक के ऊपर आऊँ पे ज़रा। तो जनाब हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था हमने कंस्ट्रक्टर ES6 क्लास को देख रहा था, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बता दिया इन्होंने। बेसिक्स इन रिएक्ट के अंदर हमने अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये एक्चुअली हमने देख लिया था, लिस्ट रेंडर करवा दी थी हमने, राइट? हाँ, लिस्ट रेंडर करवा दी थी हमने। ऑब्जेक्ट इनिशियल, मैं बोलूँ सर कुछ? जी जी प्लीज जरूर। लास्ट टाइम हमने जो स्टेट यानी जो हमने लिस्ट बनाई थी वो बेसिकली हमने रेंडर के अंदर बनाई हुई थी ना? सही है।
वही चीज इसने करवाई है स्टेट के थ्रू। State अगर हम के थोड़ा सा ऊपर आप थोड़ा सा ठीक ऊपर करेंगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है तो इंटरनल कंपोनेंट स्टेट में जो लिखा हुआ उसने, वही चीज जो है ना उसने हमें स्टेट की मदद से करवाया कि अब आप रेंडर में ना उसको लिस्ट को सेव करें, सही है बल्कि आप उसको स्टेट में ले जाएं, ताकि आपका काम उस तरीके से किस तरीके से होगा वो समझाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक ऑल क्लियर, यहाँ तक गुड है, हम आगे बढ़ बल्कि सकते हैं। अगर एक एक वापसी आइए तो बुक पे, ठीक है। अभी अभी मेरे ख्याल में इसने वही किया कि रेंडर के अंदर ही बनाई है, बस उसने दिस डॉट स्टेट डॉट में इसने वही लिस्ट को कॉपी कराई, लिस्ट यहाँ पे बनाई नहीं है इसने। ठीक है, वो लिस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे बनाई होगी इसने। लिस्ट इन्होंने ये बनाई हुई ठीक है है, ना, वो क्वेश्चन। ये लिस्ट बनाई हुई है, और ये इन्होंने क्लास के बाहर बनाई हुई है इन्होंने। बहरहाल हम क्लास के अंदर बना लेंगे, हाँ मैं समझ गया समझ गया। वो हाँ तो सही होता है है। सही, क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक किसी को मसला, कोई 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 कंफ्यूजन, कोई सवालात किसी के स्पेसिफिक अगर हो तो मुझसे पूछ ली, ताकि प्लीज मैं आगे बढ़ सकूं आपको अनब्लॉक करके आपके सवाल का जवाब देने के बाद। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अच्छी बात। सर एक मिनट। जी 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 सर आपने जो ये फाइल बनाई है कंपोनेंट के अंदर mta.js और ताबिश और ये यूजर नेम, तो यहाँ आपने यू कैपिटल तो नहीं लिखा, आपने कैपिटल यूज, वहाँ तो ये कैपिटल यूज में यूज किया है, क्लास तो का ये नाम, वाली तो क्लास का नाम कैपिटल में जरूरी है। देखिए यहाँ पे फाइल का नाम के अंदर कैपिटल ना भी हो, वैसे होना चाहिए था अच्छा यहाँ अच्छा पे, वैसे होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अगर क्लास का नाम फाइल के नाम में कैपिटल नहीं भी है तो क्लास के नाम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, और जहाँ पे आप कंपोनेंट बना रहे होंगे वहाँ पे भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो ये एम और ताबिश डॉट जीएस तो बहुत बेसिक से कंपोनेंट थे, तो मैं इनको यहाँ से व्यू से हटा दे रहा हूँ स्क्रीन पे से, ताकि ये हमारे पास स्क्रीन पे जगह ना लें। तो इनको भी यहाँ से मैंने हटा दिया, इंपोर्ट की जरूरत भी नहीं है हमें। और अब क्या करते हैं जनाब, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पे हम स्टेट वाले काम करेंगे। तो एक नया कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फाइल बनाई। अच्छा, इस दफ़ा मैं फाइल की जगह एक सिंगल फाइल बनाना चाहता तो मैं फाइल बना सकता था, लेकिन जानबूझ के मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी का नाम मैंने रख दिया क्या नाम है इसका, नाम रखते हैं स्टेट, STATEFUL कंपोनेंट। स्टेटफुल कंपोनेंट के नाम की एक डायरेक्टरी बनाई मैंने, और स्टेटफुल कंपोनेंट के नाम की डायरेक्टरी के अंदर आके मैंने दो फाइल बनाई। एक बनाई मैंने index.js और एक मैंने बनाई stateful.css। ठीक है, अच्छा जी, stateful.css के अंदर आके कुछ काम करेंगे। index.js के अंदर आया मैं, यहाँ पे मैंने बनाई क्लास stateful component। एक क्लास बन गई सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की क्लास, लेकिन ये सिंपल क्लास तो नहीं बनानी, बल्कि हमें क्या करना है जनाब, JSX की क्लास बनानी है। JSX यूज़ करना है यहाँ पे, तो रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है। रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है तो हमें पहले रिएक्ट चाहिए होगी, तो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट डॉम नहीं चाहिए हमें, रिएक्ट डॉम हमें index.js में चाहिए थी बस। रिएक्ट, ये आर कैपिटल होगा यहाँ पर, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे कह दिया, ये क्या करती है, एक्सटेंड्स करती है रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को एक्सटेंड करती है, साथ में बाहर यूज़ कर सकें, इसलिए मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवानी चाहिए। एक्सपोर्ट भी करवा दी मैंने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टेटफुल कॉम्पोनेंट। चलिए एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर आते हैं जनाब, और यहाँ पे आके रेंडर से शुरू करते हैं। रेंडर करेगा, ये क्या रेंडर करेगा जनाब स्क्रीन के ऊपर, ये रेंडर करेगा एक लिस्ट को आइटरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर आया और मैंने एक लिस्ट बना ली यहाँ पर, थोड़ी देख लिए। ये लिस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे लिखनी ना पड़े दोबारा। और जनाब ताकि आपको मल्टीपल आइट्रेशन दिख सकें, इसलिए मैंने इसकी अंदर 2-3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। रिएक्ट एंगुलर जेएस, और एक और बनाने मैंने व्यू जेएस। अब इसकी बाकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन बहरहाल हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ी देर के लिए। हमने सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि हमें टाइटल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बना देता हूँ मैं यहाँ पे आईडी के नाम की, ID:1।
और यहाँ पे जनाब ID2 कर देता हूँ यहाँ पे, और ID3 कर देता हूँ यहाँ पे। ID क्यों बनाई है मैंने, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर लिस्ट के नाम का एक एरे है जिसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। अब होता ये है कि आपके पास 2-3 तरीके होते हैं इस लिस्ट को रेंडर करवाने के। पहला तरीका जो हमने देखा था वो ये काम कर रहा था कि हमने वेरिएबल जो बनाया था वो डायरेक्ट रेंडर के फंक्शन के अंदर बनाया हुआ था। दूसरा तरीका ये होता है कि इस कंपोनेंट की अपनी कुछ स्टेट हो सकती है। अब अपनी स्टेट से मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे जनाब, डायरेक्ट इस लिस्ट पे जाने से पहले एक टेक्स्ट फील्ड बना के और उसके साथ खेल के देखेंगे थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाओ, कंस्ट्रक्टर को मुझे सुपर मिलेगा और सुपर को यहाँ पर कॉल कर दो, अगर मैं सही कह रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स आती हैं, सॉरी प्रॉप्स आती हैं, प्रॉप्स आती हैं, प्रॉप्स को यहाँ पे इस तरह यूज़ कर लिया। और फिर क्या करते हैं जनाब, फिर करते हैं, अच्छा जी। फिर मैंने क्या करा जनाब, मैंने रेंडर के अंदर आके एक रिटर्न करवाया। रिटर्न के अंदर क्या करेंगे जनाब, रिटर्न के अंदर हम ये काम करते हैं सबसे पहले कि एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, इनपुट की फील्ड बनाते हैं, इसकी मैंने टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट रखा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा, क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिए, मैं ये कर रहा था कि इसके चेंज पे ऑन चेंज लगाना पड़ जाएगा। ऑन चेंज अभी हमने नहीं देखा, ऑन चेंज का इवेंट नहीं देखा हमने अभी। चलें जी, रुकते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे इस पे पहले मैं मुझे फिर इवेंट पे जाना पड़ जाएगा। इवेंट्स अभी हमने नहीं देखे हुए, तो पहले मैं इस वाले एग्जांपल पे आता हूँ जो यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। ये लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। एक लिस्ट को मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, ये स्टेट क्या होता है जनाब, स्टेट मेरे कंपोनेंट का सारा डेटा है, इसके अंदर सारी स्टेट रखी हुई है कि कंपोनेंट के अंदर क्या चीज़ हो रही है, क्या डेटा पड़ा हुआ है, किस फील्ड के अंदर क्या सेट हुआ है, ये सारी चीज़ें स्टेट के अंदर काम होती हैं। इसलिए मैं आपको टेक्स्ट फील्ड समझाने वाले था, लेकिन टेक्स्ट फील्ड के अंदर फिर ऑन चेंज बताना पड़ जाएगा, जो कि ऑन चेंज अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो इसलिए अभी मैं उससे हट गया हूँ। बहरहाल मैंने क्या करा जनाब, मैंने स्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी बना दी, फॉर एग्जाम्पल डेटा, और डाटा के अंदर वो वाली पूरे लिस्ट का जो वेरिएबल रखा हुआ था मेरा, ये वाला लिस्ट का जो वेरिएबल था वो सेट करवा दिया। अब जब ये सेट हो गया, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आया, आपने कहा दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, ये पूरी एरे आ गई। इसकी लेंथ जो है वो पहले चेक कर लेते हैं, एक h2 के अंदर लिख के। सर जी दोस्त, ये कंस्ट्रक्टर जो आपने लिखा है इसके अंदर जो प्रॉप्स पास किया, ये क्या चीज है? ये क्या चीज़ है, क्लास कंपोनेंट्स को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं, जो यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं क्लास कंपोनेंट्स के अंदर होता ये है, क्लास, ये 6 क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर वो वाला फंक्शन होता है कि जब भी ये वाली क्लास बनेगी, जब भी इस क्लास का कोई इंस्टेंस बनेगा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है, जो ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के बनने पे खुद से कॉल हो जाता है। इसके अंदर आप वो सारे काम करवाते हैं जो आप क्लास के स्टार्ट होने पे करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखें क्या एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि डेवलपर के नाम की क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और उसके अंदर एक गेट नेम के नाम का मेथड बना हुआ है। तो जब भी आप डेवलपर के नाम की क्लास बनाएंगे, आप उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बता देंगे, और वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या करेगा, डेवलपर की क्लास की दिस की प्रॉपर्टी सेट करा देगा। जब दिस की प्रॉपर्टी सेट हो जाएगा तो फिर आप उसको यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है जनाब, मैं दोबारा बता दूं, एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब भी आप किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद से कॉल हो जाता है, और फिर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो भी आपने काम करा हुआ वो सबसे पहले वो वाला काम होता है, फिर आगे दूसरे काम होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमने यहाँ पे भी ये करा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करा, उसको हमने कहा कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी पेरेंट से, जो भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो सुपर को फॉरवर्ड कर देना। अब सुपर कहाँ से आया, उसके लिए ये वाली चीज़ समझना जरूरी है। सुपर जो मिलता है वो पेरेंट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो आप ये कह लीजिए कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाएं, तो सबसे पहले सिंपली ये वाला काम करवा दें जो ये वाला काम हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाएंगे आपको ये वाला काम करना होगा। इसके बाद फिर अपनी मर्जी का, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी का काम है, हाँ, कि मैंने एक स्टेट के वेरिएबल डिक्लेयर करा, और स्टेट के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, डेटा के अंदर मैंने लिस्ट बनाई हुई। तो अब क्या होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट लिस्ट लेंथ मैं गेट करके देख सकता हूँ।
दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा आप किसको पॉइंट कर रहा है, वो पूरी इस एरे को पॉइंट कर रहा है। दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा क्या कर रहा है, इस एरे को पॉइंट कर रहा है। इसको सेव कराया मैंने पहले। अच्छा अभी ये जो स्टेटफुल कंपोनेंट है इसको रेंडर नहीं कराया था हमने, यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया, ऐप डॉट जेएस के अंदर आए, ऐप डॉट जेएस के अंदर स्टेटफुल कंपोनेंट्स को मैंने कहा स्टेटफुल कंपोनेंट स्लैश इंडेक्स, इस तरह लिख दूँ या सिर्फ इस तरह लिख दूँ स्टेटफुल कंपोनेंट तक तो भी सही है। और यहाँ से जनाब मैंने क्या करा, मैंने कहा स्टेटफुल कंपोनेंट आ जाएगा और ये स्टेटफुल कंपोनेंट हमने क्या करा जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी मेरे कुछ आज जुकाम वाली फीलिंग ज़्यादा लग रही, पता नहीं अचानक से। अच्छा हमने क्या करा जनाब, हमने काम ये करा कि ये स्टेटफुल कंपोनेंट हमने बनाया था, इसको मैंने यहाँ पे आके रेंडर करवाया। तो मैंने कहा एंगुलर ब्रैकेट के बाद स्टेटफुल कंपोनेंट और इसका क्लोजिंग पेयर बना देते हैं। स्टेटफुल कंपोनेंट आ गया, ये लाइन ब्रेक यहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा लिख देता हूँ। तो अभी सिर्फ मेरे पास क्या होगा स्क्रीन के ऊपर, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ गया कि उसकी लेंथ क्या है, जो कि दिखा रहा है 3। जी बेटा हादिया पूछिए। हम इससे अपनी मर्जी के टैग बना सकते हैं, जैसे हम डबल टैग नहीं बनाया, सिंगल टैग बना दें तो उसमें भी काम करें। हाँ वो भी काम हो सकता था बिल्कुल, कि इसको सेल्फ क्लोजिंग बना दें, इस तरह बना दें तो वो भी सही है। ठीक है ये इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे फिर मतलब दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं आमतौर पे जब काम करता हूँ तो मैं इसी तरह बनाता हूँ, सिंगल सेल्फ क्लोजिंग बनाता हूँ। बट अभी बुक के अंदर क्योंकि ये बताया नहीं गया था तो मैं आपको डबल बना के दिखाता। लेकिन जैसे आप एचटीएमएल टैग्स बनाते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, तो आप इसको सेल्फ क्लोजिंग भी बना सकते हैं, ये भी एग्जैक्टली सेम है। बहरहाल मेरे पास यहाँ पे काउंट दिख गया 3 उसके अंदर डाटा के 3 उसकी लेंथ पड़ी हुई है। किसकी लेंथ पड़ी हुई है, इस लिस्ट की लेंथ पड़ी हुई है। तो अब इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा जनाब H2 को हटाओ, रेंडर करते वक्त मैंने कहा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जनाब, यूएल के अंदर मल्टीपल एलाइज होते हैं। तो मेरे पास पहला तरीका क्या है कि मैं एलाई खुद से बनाऊँ इस तरह, और इसके अंदर मैं कह दूँ दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा का 0 इंडेक्स जो रखा हुआ है उसका टाइटल रेंडर कर दो। तो मेरे पास लिखा आ गया रिएक्ट, और फिर मैं कहूँ फर्स्ट का टाइटल रेंडर कर दो, तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया जनाब यहाँ पे एंगुलर जेएस। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पर आए और आइटरेट कर लें उस एरे के ऊपर। तो मैंने भी वही करूँगा जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका भी है। मैंने कहा दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप। मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर ईच यूज़ नहीं कर रहे, फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे, फाइंड यूज़ नहीं कर रहे, मैप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैप के अंदर से आप रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है जनाब, फॉर एग्जाम्पल एक कोई पैरामीटर आता है, मैंने उस पैरामीटर का नाम रख लिया। पहले एक एरो फंक्शन बना देता हूँ ताकि थोड़ा सी चीज़ आसान हो जाए। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे पैरामीटर आता है, इस पैरामीटर का नाम रख लेते हैं डी। सिंगल पैरामीटर है तो राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं तो राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। डी के अंदर से मेरे पास डी के अंदर क्या आ गया, पूरा यहाँ तक का ऑब्जेक्ट आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैंने कहा एक लिस्ट आइटम बनाओ, और लिस्ट आइटम बनाने के बाद इसके अंदर से डी डॉट टाइटल रेंडर करा दो। सही है, कोई मसला? सर डी डॉट टाइटल को तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे ना, कर्ली ब्रैकेट ये वाली बारह नहीं बनाएंगे? क्या चीज़ नहीं बनाएंगे, सॉरी? जैसे डी डॉट टाइटल आपने लिखा है उसमें दोबारा कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं है, आपने कहते हैं कि ये डायनामिक है। ये वाले कर्ली ब्रैकेट किसके हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये तो मैप के है। एग्जैक्टली ये इस मैप के कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और ये जो बाहर कर्ली ब्रैकेट है ये भी इस वाले डाटा सेट के ऊपर आइटरेट करने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि मैंने अंदर एचटीएमएल स्ट्रिंग यूज करा हुआ है तो मुझे इसको यूज करने के लिए दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये जो नीचे दो मैंने यूज करते ये हटा दिए, इसको फॉर्मेट कर लिया। तो और जब मैं अब दिखाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जनाब, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं करवाया हुआ। तो जनाब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रिटर्न करा दो ये एल। तो मेरे पास आ गया जनाब रिएक्ट, एंगुलर और व्यूजेस। अगर मैं इस तरह नहीं लिखना चाह रहा, इसको सिंपल करके लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक ही सिंगल लाइन के अंदर ये सारा काम करवा सकता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा
और जनाब यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इस मैप के फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है और वही रिटर्न की स्टेटमेंट भी है। जब आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए हुए और रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करा हुआ तो जो स्टेटमेंट सिंगल लिखी हुई है वही रिटर्न हो रही होती है। अब क्या हो रहा है जनाब, ये मैप जो है एक लिस्ट आइटम रिटर्न कर रहा है और हर दफ़ा क्या काम करता है कि जो भी इसको डी मिलता है उसमें से टाइटल उठा लेता है और थोड़ी देर के लिए कह लें इसको टू अपर केस भी करा देता है। टू अपर केस भी होकर दिखना शुरू होगा रिएक्ट, एंगुलर जेएस और व्यू जेएस। टू अपर केस याद है ना, प्लेन एचटीएमएल जब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के ऑपरेशंस पढ़े तो हमने देखा था कि टू अपर केस क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को सारे को कैपिटलाइज कर देता है, सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जनाब ये टू अपर केस भी हमने करवा दिया। अच्छा, अब हम करते क्या हैं जनाब, बुक के ऊपर मैं वापस आऊँ जरा एक दफ़ा। इन्होंने स्टेटफुल कंपोनेंट के अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है, बेसिक्स इन रिएक्ट के अंदर अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बेसिक्स इन रिएक्ट के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, अनकंडीशनल डाटा फ्लो, इवेंट आ गए यहाँ पे ना, ठीक है। तो हम ये वाला काम थोड़ा सा करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, हमने करा क्या जनाब, हमने इसी स्टेटफुल कंपोनेंट के अंदर एक बटन भी बनाया, BUTTON बटन, और इस बटन के अंदर लिख दिया क्लिक मी टू ऐड न्यू जेएस लाइब्रेरी। एक गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या गलती कर रहा हूँ कौन बताएगा मुझे? सर रिटर्न में एक वो पास होता है ना हम अगर इससे अभी कितने कंपोनेंट रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से? अभी 2 हो रहे हैं, तो हमें div में कर देना चाहिए ताकि एक हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उससे बेहतर तरीका कि बजाय इसके कि हम div से रिटर्न करें, रिएक्ट जेएस ने आपको दिया हुआ है कि आप एक खाली कंपोनेंट से बनाते हैं, अगर मुझे सही याद है तो। हाँ, देखें सिर्फ div इसलिए बना रहे हैं ना, एक खाली कंटेनर के लिए बना रहे हैं कि आप रिटर्न करवा सकें। तो आपको बजाय इसके कि आप div बनाएं, रिएक्ट जेएस आपको ये भी फंक्शन देता है कि अननेम्ड कंपोनेंट इस तरह बना दें, और ये क्या काम करेगा, अब ये ग्रुप करने के लिए काम आता है। सिर्फ मैं चाहता तो मैं यहाँ पे div लिख सकता था, सॉरी, हाँ इस तरह, लेकिन अब क्या होगा इसमें, देखें क्या क्या होगा जनाब, यहाँ पे अपने पास ब्राउजर में देखें आप, तो div ये रूट वाला है, ये जो div है सेकंड क्लास, और ये जो div है ये आपका वो कंपोनेंट वाला आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो div है ये आपका स्टेटफुल कंपोनेंट वाला div है। जबकि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, रिएक्ट जैसे आपको ये अलाउ करता है कि आप एक एम्प्टी कंपोनेंट बना दें। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा जनाब, ये रूट है, इसका फ़र्क अब आप देखें कि ये बटन भी आ गया और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आ गया, लेकिन ये अब किसी एलिमेंट के अंदर नहीं है। पहले वो ये दोनों एक div के अंदर रखे हुए थे, है ना। जब मैंने यहाँ पे div बनाया था तो ये div के अंदर रखे हुए थे। अब मैंने div नहीं बनाया, मैंने एक खाली एम्प्टी क्या नाम है ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एक कंटेनर कंपोनेंट बना दिया खाली। तो तब इसका कोई वैलिड नाम आपको बेहतर नाम पता है कि इसका ये क्या नाम कहलाता है? ये फ्रेगमेंट वाले उसमें आता है ये। जी जी जी, ऐसे ही फ्रेगमेंट, यानी जिसमें हम बेसिकली हाँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह इसके अंदर, एग्जैक्टली तो वो भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या काम करे जनाब, ये यहाँ पे काम आपके पास ये काम करके दे देगा कि आपको ग्रुप करके काम, ग्रुप करने वाला काम भी कर देगा, और यहाँ पे एक एम्प्टी कंटेनर भी नहीं बनाएगा फजूल में, जिसके अंदर आपका फिर उसके अंदर आपके एलिमेंट जाते। तो ये एक तरह आपने क्या कर लिया ना, क्लिक मी टू ऐड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का बटन भी आ गया। अब मुझे करना ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक कह लीजिए कि एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है। प्रॉम्प्ट के अंदर मैं यूज़र में कोई नाम एंटर करूँ, और जो भी नाम एंटर करूँ वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो क्या करा जाए, करा ये जाए कि मैंने कहा ऑन क्लिक इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब क्या होगा जनाब, इस क्लिक के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो, एक बॉक्स आए, एक अलर्ट बॉक्स आए। तो पहले इस तरह करेंगे, और यहाँ पर आके ये मेरा क्लिक का हैंडलर आ गया। इसके अंदर आके मैं जो भी करवाऊंगा स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम क्लिक हैंडलर, तो कंसोल के अंदर आया। एक वार्निंग आ रही है, मैंने आईडी उसके लिए ऐड करी थी, लेकिन मैं इसको यूज़ करना भूल के थोड़ी देर छोड़ते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो हेलो फ्रॉम क्लिक हैंडलर मेरे पास आता चला जा रहा है जितनी दफ़ा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, बजाय उसके मुझे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ,
मुझे कुछ काम करवाना है, ठीक है। उस काम का नाम मैंने दे दिया, एक और फंक्शन बनाता हूँ, ऐड न्यू जेएस लाइब्रेरी, और ये जो एक होगा एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन को मैंने इस तरह फंक्शन डिफाइन कर दिया। जैसे रेंडर एक मेथड था, इस तरह ऐड न्यू जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इस क्लास के अंदर एक मेथड आ गया। अब इस ऐड न्यू जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे लाके कॉल कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी क्लिक होगा ये वाला फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन, इस फंक्शन की बॉडी से एक दूसरा फंक्शन कॉल लग रही है इसकी, इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा ऐड न्यू जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर। तो मैंने कहा लेट न्यू लिब नेम इक्वल्स टू, अभी हम प्रॉम्प्ट के थ्रू काम करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह टेक्स्ट फील्ड के थ्रू भी ऐसा ऐसा काम करना शुरू हो जाएंगे। प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर YOUR न्यू जेएस लाइब्रेरी नेम, और यहाँ पे फिर मैंने कहा अगर यूजर ने उसको नल या अनडिफाइंड नहीं छोड़ा था तो कुछ काम करो। अभी क्या करते हैं, सिर्फ लॉक करा लेते हैं, न्यू एंटर्ड नेम इज क्या हो जाएगा, न्यू लिब नेम, एक यूजर ने क्या नाम एंटर करा, ठीक है। सेव कराया, यहाँ पर आया ऐड न्यू लाइब्रेरी इज नॉट डिफाइंड, सॉरी दिस डॉट होगा यहाँ पे, दिस डॉट ऐड न्यू लाइब्रेरी। अब मैं जब मैंने करा क्लिक तो मेरे पास आ गया प्लीज एंटर योर न्यू लाइब्रेरी नेम। जैसे हमने स्टेट यहाँ पे यूज करा था, देखें स्टेट कहाँ गया, ये रहा स्टेट, दिस डॉट करके आपने यूज करा था। तो क्लास के अंदर जो कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन हो या क्लास के अंदर जो भी मेथड डिफाइन हो उसको आप दिस डॉट करके यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर ऐड न्यू लाइब्रेरी बनाया था, तो मैंने यहाँ पे दिस डॉट करके यूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास है प्लीज एंटर योर न्यू लाइब्रेरी नेम, मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास कोई लॉग नहीं आया। जबकि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं फिर कहना होता हूँ फॉर एग्जाम्पल मटेरियल METE XYZ के लिए कुछ भी यार XYZ, ओके करा तो न्यू एंटर्ड नेम क्या आ गया मेरे पास, अब लाइब्रेरी जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ XYZ ऐड करना चाह रहा हूँ। अब सेकंड काम ये है कि जब मैं इस XYZ को मैं ओके करता हूँ तो बजाय मेरे पास यहाँ पे console.log में आए, मेरे पास वो DOM में आ जाए लिखा हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बता सकता है? हमने थोड़े दिन पहले HTML जावास्क्रिप्ट CSS के साथ हमने ये सारा काम करा हुआ है, याद है नहीं है, बिल्कुल भूल गए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो नहीं करते थे, राइट तो प्लेन लिख देगा, हमें तो एक नया एलिमेंट ऐड करवाना है। सर सबसे पहले हम लिस्ट को कैच करेंगे यूएल को, देन उसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे। हाँ, हम इस सबसे पहले क्या करते थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैच करते थे, फिर उसके अंदर हम ये करते थे कि क्रिएट एलिमेंट करते थे, क्रिएट टेक्स्ट नोड करते थे, टेक्स्ट नोड के अंदर जो यूजर ने अपना टेक्स्ट बैठाया वो टेक्स्ट करते थे और फिर अपेंड चेक करवाते थे, ये सारा काम करवाते थे। बट यहाँ पे आके हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे क्योंकि ये एडवांस थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो मैंने आके एक अलग लाइन लिखी, मैंने कहा दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट के अंदर मैं क्या बताऊंगा, डेटा कॉलन, अब ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो लिखा है मैंने स्टेटमेंट, ये भी आपको समझा रहा हूँ, पहले सिर्फ एक दफा चला के दिखा दूं कैसे हुआ क्या। रिफ्रेश कराया, एक दफा वार्निंग आई, हमने इसको रिमूव करा, न्यू लाइब्रेरी नेम मैंने कहा XYZ ओके करा, तो यहाँ पे XYZ अपेंड होके दिखना शुरू हो गया। फिर आते हैं और यहाँ पे कहा मैंने ABC और ओके करा, तो मेरे पास क्या हो गया, ABC नई लाइब्रेरी के तौर पे यहाँ पे दिखना भी शुरू हो गया। सिर्फ एक लाइन के अंदर वो सारा काम हो रहा है। अच्छा, होता यह है जनाब कि आपके जो जब भी आपकी रिएक्ट के नाम की जो एप्लीकेशन रिएक्ट वाले या जो भी आपके पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर आप अपने डाटा को मॉडिफाई करते हैं और आपके डाटा की मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर आपका कंपोनेंट अपने आप को अपडेट करता है, री रेंडर करवाता है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने ये जो लिस्ट रेंडर करी हुई है वो क्या कर रही है, वो स्टेट के अंदर से डाटा के नाम की प्रॉपर्टी को रीड करती है और उसको स्क्रीन के ऊपर आइटरेट करके दिखा देती है। ये जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर एक्चुअली हम ये वाला काम कर रहे हैं कि हम इसी स्टेट के अंदर डाटा को ही चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्टेट के अंदर डाटा के अंदर की जो प्रॉपर्टी है ना, उसके अंदर क्या रखना, जो अभी के सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट, और एक नया कंपोनेंट ऐड कर दो, मजीद एक नया एलिमेंट ऐड कर दो। देखें इसके अंदर इसी तरह था ना,
ये इस तरह मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके लिख के दिखाऊं तो मैंने कहा वार यानी वार नहीं लेट करते हैं, लेट न्यू एडेड न्यू लिब नेम, ये वाला वेरिएबल था ना, ये वाला न्यू लिब, तो मैंने कहा न्यू लिब ओबीजे कह दिया मैंने। चलिए ओबीजे किस तरह का है, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अभी हम बाकी प्रॉपर्टीज यूज नहीं करें तो हम बाकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से हटा ही देते हैं सिंपल रखने के लिए। सिर्फ अभी हम आईडी यूज करेंगे थोड़ी देर में और टाइटल यूज कर रहे हैं, यूआरएल भी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैंने ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, पूरा एग्जैक्टली इस तरह का स्ट्रक्चर लिया मैंने। ये न्यू लाइब्रेरी नेम, न्यू लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट आ गया। इस न्यू लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल के अंदर पहले हार्ड कोड लिखा होता है, तो मैंने कहा ये टाइटल हार्ड कोडेड नहीं होगा, बल्कि अब ये वाला टाइटल को जो यूजर ने एंटर करा है। ठीक है, आईडी को मैं क्या कह देता हूँ, आईडी को मैंने कहा डेटा डॉट लेंथ, अभी जो लेंथ है इसके अंदर +1, क्या अभी की जो लेंथ है उसके अंदर एक ऐड करके जो उसकी नई आईडी बनाए वो आईडी बन जाएगी। अच्छा, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, इस न्यू ऑब्जेक्ट को मैंने यूज कैसे करा, मैंने कहा लेट न्यू डेटा स्टेट इक्वल्स टू एक एरे बनाओ जिसके अंदर क्या रखना, सारे के सारे एलिमेंट्स वही वाले रखे जो कि अभी वाली एरे के अंदर पहले से हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, और साथ में एक और कंपोनेंट रख देना, ये जो मैंने अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, साथ में एक और इंडेक्स बनाना जिसके अंदर जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो वाला ऑब्जेक्ट रख देना। फॉर एग्जाम्पल इस एरे के अंदर शुरू में रखे हुए थे 3 मेंबर रखे हुए थे, तो ये जो मैंने लिखा डॉट 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 दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, तो वो तीनों के तीनों मेंबर आ गए। और ये जो मैंने लिखा न्यू लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक नया इंडेक्स बना के डाल दो, तो 3 पहले से रखे हुए थे, एक नया और आगे 4 हो गए। फिर जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो 4 पहले से रखे हुए थे, एक नया आ गया 5 हो गया। जब मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो 5 पहले से रखे हुए थे, एक नया आ गया, ये वाला 6 हो गया। इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जो ये नया न्यू स्टेट डेटा था वो मैंने यहाँ पे सेट करा दिया। ये जो सेट स्टेट का मेथड है ये असल में जादू है। ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि इस स्टेट के वेरिएबल के अंदर डेटा के अंदर जो 3 मेंबर रखे हुए थे, अब उस डेटा के अंदर 3 के बजाय अब क्या कर देगा, 4 रखा देगा, 3 ये वाले और एक नया 4। फिर क्या हो गया, 4 वो वाले पुराने वाले और एक नया 5 रखवा देगा। तो ये क्या करूँ, मैं उस स्टेट को चेंज करूँ, और ये जो मेरी रेंडरिंग है ना, ये मेरी स्टेट को नजर रखी हुई है कि जब जब इस स्टेट के अंदर चेंज होगा तो क्या करेगा वो, तब तब इस वाली लिस्ट को दोबारा रेंडर कर देगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को दोबारा रेंडर कर देगा। ये असल फायदा है कोई भी रिएक्टिव लाइब्रेरी यूज करने का, चाहे वो आप एंगुलर जेएस के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप व्यू जेएस के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हो, उसके अंदर सबके अंदर होता ये है, आप एक्चुअली डेटा को मॉडिफाई करते हैं, आप रेंडर दोबारा नहीं करवाते। अगर मैं प्लेन वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहा होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इस अनऑर्डर लिस्ट को उठाना पड़ता, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती और फिर इसको दोबारा रेंडर करवाना पड़ता। जबकि इस लाइब्रेरी का, फॉर एग्जांपल रिएक्ट की नाम लाइब्रेरी यूज करें तो रिएक्ट के अंदर फायदा क्या होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को चेंज करूंगा और डेटा को चेंज करने पे लिस्ट दोबारा से अपने आप को अपडेट करेगी। ठीक है, यहाँ तक सवाल मैंने थोड़ा सा एडवांस चीज़ें, हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, सवालात हैं तो प्लीज़ वहाँ तक क्लियर यहाँ तक पूछिए प्लीज़। इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख के दिखा दूंगा आपको, पहले यहाँ तक के पूछ लीजिए सवालात, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब सो गए? सर जो लाइन नंबर 36 पुराने तरीके से जो आपने लिखा था इससे पहले जी, उसमें अगर हम आईडी भी ऐड करना चाहें तो उसी तरह ऐड कर देंगे, कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस एंड देन आईडी और उसकी वैल्यू पास कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैंने कॉमा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने टाइटल लिखा हुआ था ना, उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट क्या था, एक ऑब्जेक्ट था ना, ये वाला ऑब्जेक्ट था, यस ये, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ मैंने टाइटल रखा हुआ था उस टाइम, आप टाइटल के साथ उसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, आईडी ऐड कर दूंगा मैं। सही। इसको पहले और मैं थोड़ा सा आसान करके दिखाऊं, अभी इसको ये हो रहा है, इसको होने देते हैं। एक और काम करते हैं, स्टेट के अंदर एक और चीज मैंने ऐड करी, फॉर एग्जांपल काउंटर कॉलन 1, एक प्रॉपर्टी है काउंटर के नाम की जिसकी वैल्यू क्या रखी हुई है 1। अच्छा, और मैंने कहा एक बनाओ h1,
the value of counter is this dot state dot counter। सेव कराया तो आपके पास आ गया द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 1। सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या करा जनाब, मैंने यहाँ पर आकर 2 बटन बनाए। एक बटन बनाया, इसको मैंने सिंपल रखा प्लस का, और एक और बटन बनाया, इसको सिंबल रखा मैंने माइनस का, और यहाँ पे करते हैं BR×3। नहीं, यहाँ पे नहीं होता तो जनाब मल्टीपल BRs बना देते हैं यहाँ पे 3-4, ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो ये प्लस का बटन आ गया, माइनस का बटन आ गया। अच्छा, जो मैंने CSS की फाइल बनाई थी वो शायद इसीलिए बनाई थी, अब उसका सही इस्तेमाल आ रहा है। stateful.css के अंदर आया मैंने कहा जो भी बटन हैं उनके अंदर क्या कर दो, मार्जिन 10 पिक्सल की सेट कर दो और पैडिंग 15 पिक्सल की सेट कर दो। नहीं, बल्कि पैडिंग के बजाय फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट डैश साइज 30 पिक्सल सेट कर दो। और ये stateful.css को अभी तक देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे stateful.css को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, import /stateful क्या नाम है, stateful.css सेव करवाया। तो ये बटन्स के ऊपर इस वाली जो बाहर बटन थे उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, हाँ, जो सिर्फ इस वाले कंपोनेंट के अंदर बटन थे उनके अंदर फर्क पड़ा है। तो इस बटन को बल्कि करते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं, क्लास नेम इक्वल्स टू लार्ज बटन, और यही क्लास नेम मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे भी रखता हूँ। और जो लार्ज बटन है सिर्फ क्लास नहीं लिखा बल्कि क्लास नेम लिखा है, ये फ़र्क देखिएगा, ठीक है। और ये जो है मैं इस तरह यहाँ पे CSS के अंदर यूज़ करता हूँ। तो अब इन दोनों के अंदर फ़र्क आ गया, जबकि इसके ऊपर फ़र्क नहीं आया। अच्छा, अब मैं चाह ये रहा हूँ कि जब मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो इस काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, और जब मैं माइनस पे क्लिक करूँ तो इस काउंटर के अंदर डिक्रीमेंट हो जाए। थोड़ा सा ये देखें अभी जो कोड होगा, और मुझे बताइए कि मैं क्या चेंज करूँ, क्या करना शुरू करूँ, कैसे काम करना शुरू करूँ। सर यहाँ पर भी हम एक फंक्शन मतलब ऑन क्लिक पे फंक्शन लगा लेंगे, सही है, ठीक है। उसके अंदर फिर हम यहाँ से कुछ वैल्यू पास कर देंगे, लाइक अगर प्लस हो रहा तो हम प्लस पास कर देंगे, और माइनस पे क्लिक हो रहा तो माइनस पास कर देंगे, या 2 अलग-अलग फिर फंक्शन बना लेते हैं। वो हो जाएगा ना, लंदी हो जाएगा। आपने कहा था कि अगर एक फंक्शन में काम हो जाए तो एक निकल लेता है। अभी सिंपल रखना है ना, अभी सिंपल भी तो रखना है। अच्छा, तो ऑन क्लिक फंक्शन पे हम 2 अलग-अलग फिर वो फंक्शन बना लेते हैं, सही है। एंड देन वैल्यू में जस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंटर जो काउंट हमने बनाया है कहीं तो वहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। सही है, सही है, सही है। और कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, पहले मैंने क्या करा जनाब, इसको तो मैं अलग अलग लाइन में तोड़ दूं ताकि काम थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ये प्लस वाला बटन आ गया। हसन अंसारी बताइए, जरूर बताइए भाई, क्या करूं मैं। जी बोलिए हसन भाई, कोई क्वेश्चन था आपका या मुझे आप बताने? प्लस और माइनस के जो बटन बने, बटन बना दिया। आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है आवाज, आ रही है। आवाज आ रही है। तो ये प्लस का जो बटन, जिस सर इधर ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन और काउंटर प्लस प्लस कर देंगे जब प्लस का होगा, उधर काउंटर प्लस प्लस करवा देंगे ताकि 1 इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पे आके मैंने ना एक फंक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल अपडेट। ये 2 अलग फंक्शन की मैंने, क्योंकि मैंने खुद बोला तो 2 अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। इंक्रीज INCREAS इंक्रीज काउंट COUNT, इंक्रीज काउंट के नाम का एक फंक्शन बना लिया। और इसी तरह मैंने एक बना लिया DECREAS डिक्रीज काउंट। अब ये क्या काम करा मैंने, यहाँ पर जो प्लस वाला बटन है उसके ऑन क्लिक के राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर आके लिख दिया दिस डॉट इंक्रीज काउंट, और इसको कॉल भी करेंगे, राउंड ब्रैकेट भी लगाएंगे इससे आगे। और इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा दिस डॉट डिक्रीज काउंट, उसको भी कॉल कर लिया, ठीक है। इंक्रीज काउंट के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे आके क्या लिखा मैंने कहा इंक्रीज काउंट करने के लिए सिर्फ डाटा को चेंज करूंगा मैं इस वाले डॉम एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा को चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा दिस डॉट सेट, अच्छा इंक्रीज करने के लिए मुझे पुरानी वैल्यू पहले पता होनी जरूरी है, तो मैंने कहा वार नहीं लेट करंट इक्वल्स टू
दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, कि अभी क्या वैल्यू है काउंटर, ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर ये करंट वैल्यू है, और दिस डॉट सेट स्टेट क्या कर दो, काउंटर वाले वेरिएबल को क्या कर दो, करंट +1। और यही सेम काम मैंने पहले एक भाई सही कह रहे थे कि मैं इस दोनों काम एक सिंगल मेथड के अंदर कर सकता हूँ, बट मैंने अलग अलग मेथड आपकी आसानी के लिए बनाया है। फिलहाल हम अगर चाहें तो उसको बिल्कुल एक सिंगल मेथड के अंदर कर सकते थे। और काउंटर के अंदर क्या करो, दिस डॉट स्टेट के अंदर से माइनस कर दो। क्या मैंने कहीं पर डॉम को एक्सेस करा, किसी इसको कोई आईडी दी, कोई स्पैन बनाया, कुछ भी नहीं करा ऐसा। ये काम सारा खुद मेरे पास, ये जो रिएक्टिव लाइब्रेरी है वो खुद देखेगी कि कहाँ पे चेंज आया और कौन से ये वाला वेरिएबल, कौन से वाले वेरिएबल के अंदर चेंज आया, वो वाला वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ मुझे डॉम के अंदर अपडेट करने की जरूरत है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर रहा मैंने कहा प्लस प्लस प्लस, वो क्या कर रहा है, काउंटर को चेंज कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट भी आ रहा है उसका। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो कोई स्पैन वगैरह नहीं बना हुआ यहाँ पे। इस H1 को वो पूरा रेंडर करता दोबारा 5 6 7 8, ठीक है। और अगर मैं माइनस करता हूँ 7 6 5 4 3 2 -1 पे चल जाएगा इस तरह। फिर ये थोड़ी सी आसान एग्जाम्पल थी जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करके देख रहे हैं, और यही उसकी एक नेक्स्ट फेज था जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसी डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, इनको देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। काउंटर इंक्रीमेंट वाली पहले आपके पास प्रैक्टिस करके देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इंक्रीमेंट वाली और डिक्रीमेंट वाली प्रैक्टिस करके देख लें, और कोशिश करें कि आप ये दोनों काम सिंगल मेथड की मदद से करें। जैसे मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग मेथड बनाए थे, आप सिंगल मेथड के जरिए ये वाला दोनों काम करके देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई सवालात हैं अगर यहाँ तक तो प्लीज वो भी क्लियर कर लीजिए हाथ के हाथ। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? हमने ऑन क्लिक पर वो एरो फंक्शन क्यों लगाया? एरो फंक्शन क्यों लगाया ये समझाने के लिए ना बाद में आऊंगा मैं। अगर हम चाहते तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक पे मैं डायरेक्टली ये लिख सकता था इंक्रीज काउंट, ठीक है, कॉल भी नहीं कर रहा मैं। बट ये चीज़ फिर अगर मैं लिखूंगा तो मुझे ना यहाँ पर इसके अंदर दिस नहीं मिलेगा, इसके अंदर दिस के अंदर जो है ना वो ये बटन मिल जाएगा। दिस को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा ऑन क्लिक के अंदर इस तरह लिखा हुआ इसको, ठीक है। ये एक 2-3 तरीके होते हैं काम करने के, जिसमें से बहुत से लोग इस तरह लिखते हैं और बहुत से लोग एक दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं। थोड़े से दिनों बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा काम करने का क्या है, ठीक है। अभी आपने जो है वो इस तरीके से यूज करना है कि ऑन क्लिक की कर्ली ब्रैकेट्स, ये रहे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन क्लिक के, इसके अंदर एक एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन का आपने सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है कि ये वाला फंक्शन चलाना। अब इस फंक्शन के अंदर आपकी मर्जी, आप कुछ भी काम करा लें। मैंने इस फंक्शन के अंदर ये जो ऑन क्लिक वाला फंक्शन था सिर्फ और सिर्फ एक काम करवा रहा हूँ, जिसका नाम है दिस डॉट इंक्रीज काउंट, उसको कॉल कर दो, या दिस डॉट डिक्रीज काउंट उसको कॉल कर दो। तो आप अपने पास पहले इंक्रीज और डिक्रीज काउंट वाली एग्जांपल करके देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल, कोड आपके पास अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दें। स्क्रीन इस तरह, मतलब सॉरी, आपको HTML देखनी है या मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, एक काम करता हूँ, कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख जाएंगी। ये चीज़ से अब सही है? यहाँ पे रेंडर का फंक्शन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको बिजनेस लॉजिक दिख रही है सारी, जावास्क्रिप्ट वगैरह, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ताबिश आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं, जो टॉपिक्स हमने देखे हैं। सर मैं बिल्कुल स्टेट के हवाले से थोड़ा सा बहुत ऐड करना चाहूँगा, पहले प्रैक्टिस कर लें तो वरना फिर। जी सही है, ठीक है, पहले प्रैक्टिस कराएं दे देते हैं। हाँ तो फिर मैं थोड़ा सा
सम अप कर दूंगा इसको। जरूर जरूर। सर जी भाई। सर मुझे ये पूछना है, जो आपने stat.css की जो फाइल बनाई है, इसे यहाँ पर लिंक कहाँ पर कराया है? ये ऊपर टॉप पे, ये देखें, ये इंपोर्ट करवाया है बस। ठीक है सर। फोल्डर मैंने ना इसलिए बनाया था क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल भी रखी हुई है, index.js के नाम की फाइल के अंदर। ये जावास्क्रिप्ट का काम सारा और ये CSS का काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था कि अगर आपकी फाइल एक से ज़्यादा है तो आप फोल्डर बना लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास एक सिंगल फाइल है तो आप इस तरह भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सिंगल फाइल है तो आप डायरेक्ट फोल्डर बना के भी काम कर सकते हैं। मतलब तीन चार पाँच तरीके हैं, बल्कि दसियों तरीके हैं जिसके थ्रू लोग काम करते हैं। आपको जो तरीका सूट करता है या आपकी टीम को जो तरीका सूट करता है, आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए फिर। सर ये ऐड न्यू जेएस लाइब्रेरी वाला ये वाला फंक्शन भी बनाना है, इसका काउंटर में क्या काम है? काउंटर में इसका काम नहीं है, इसका काउंटर तो में सर काम, ये नहीं, इसका काम यहाँ पे हो रहा था। ये जब मैं लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था उसके लिए काम था। पहले काउंटर के अंदर काम करना है आपने, तो आपको उसको ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक ही फंक्शन बना के उसके अंदर काम कर सकते हैं। बट पूरा कोड ये देख के नहीं लिखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए इसको देख लिया करें, लेकिन इसको देख के टाइप करेंगे अगर तो नहीं मतलब सर, दिमाग से समझ के क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा खुद से शाबाश सब लोग कोशिश करिए कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको कोशिश करी ना, मैं अगर चाहता तो मैं आपको पहले सारे ऊपर वाला सारा काम लिख लेता, फिर सारा नीचे वाला काम लिख लेता। मुझे तो आइडिया था कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लेकिन मैंने जैसे आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, तो आप भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको खुद ही आपका दिमाग आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। बारह 50 हो रहे हैं, 2-3 मिनट और ले लीजिए, उसके बाद ताबिश कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी के सवाल हैं, तो पहले प्लीज पूछ लीजिए, या आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ कंफ्यूज कर रही कोई चीज़, तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे आप। सर मैंने ना काउंटर के लिए प्लस प्लस इंक्रीमेंट का जो सिंबल है वो यूज किया, लेकिन वो एरर कर रहा है, मतलब +1 ही अलाउ कर रहा है, ऐसा क्यों? प्लस प्लस का सिंबल आपने कहाँ यूज करा है? यहाँ पे यस, काउंटर, हाँ यहाँ जो आप लाइन नंबर 44 पे। लाइन नंबर 44 पे आपने किसने लिखा, मुझे जरा बताइए, मैं क्या लिखूं? दिस डॉट सेट स्टेट
उसी में अपडेट कर लेना काउंटर इज काउंटर ठीक है। हाँ वाला को कॉपी करें, सिर्फ +1 की जगह मैं ++ सिंबल यूज कर रहा था। काउंटर कॉलन करंट ++। हाँ हाँ यहाँ पे तो चल गया। ये चल भी जाएगा, लेकिन ये मसला इसमें क्या है पता है, इसमें मसला ये कि फर्स्ट टाइम पे मसला करेगा ये। आप एक दफा क्लिक करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 सेट नहीं करेगा। आपको यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, वो शायद वार्निंग ही दे रहा था, मुझे एरर नहीं था लेकिन वार्निंग था, तो शायद इसी चक्कर में। आपकी कभी कभार ये होता है कि आईडी आपको फॉरन एक एरर दिखाती है, उसके उसको उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन 2-3 सेकंड बाद वो रिजॉल्व हो जाता है। मतलब आईडी का कभी कभार ये मसला आता है, तो वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करती है कभी कभार। तो ऐसा घबराना या डरने की बात नहीं, खैर हो गई। आपको अगर लग रहा है कि सही है तो आप उसको ट्राई करके देख लिया करें ब्राउजर में। ठीक है सर, थैंक यू। जी तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और किसी के पास कोई सवाल हैं? किसी ने प्रैक्टिस कर ली यहाँ तक? काउंटर वाली प्रैक्टिस किसी ने कर ली एटलीस्ट? सर मैं कर रहा हूँ लास्ट स्टेज पे। बाकी लोगों के क्या हालात हैं? चलिए जी, मेरा ख्याल है हमने तकरीबन 10 मिनट हो गए इस बात को प्रैक्टिस करते हुए। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर किसी के सवालात हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। अगर कुछ प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। वरना ताबिश आप प्लीज़ अब आप इसको स्टेट वाली बात को समाप्त कर दिए। अच्छा जी ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करिएगा ताकि मैं थोड़ा सा ऊपर से आ जाऊँ ना, एक कंपोनेंट एक फाइल खोल लें बस। ठीक है, डन है, थैंक यू। अच्छा देखिए हमारे पास हो क्या रहा है। अब तक हमने क्या किया था, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ, अब तक हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने लिस्ट बनाई थी एक, और उसको हमने अपने रेंडर पे शो करवा दिया था यूजिंग द मैप। ठीक है, आज भी हमने वही किया है, बट हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि हमने वो लिस्ट को जो हमने स्टेट में सेव करवाया। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो है नहीं, अगर हम काम देखें तो काम तो वही हो रहा है कि हमारे पास इन द एंड हमने उस पे भी मैप ही लगाया और इन द एंड हमारे पास उसमें भी चेंज आ रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या है हमारे पास कि हमने उस लिस्ट को स्टेट में रखने का फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास? उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने जब कोई भी चीज़ हम अपनी स्टेट में सेव करते हैं और फिर हम अपने जो नीचे रेंडर में उस स्टेट की मदद से यानी उस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको फ़ायदा क्या होता है हमारे पास कि अब हमारे पास जब भी स्टेट में कोई चेंज आएगा, कोई भी चीज़ तब्दीली होगी, यानी स्टेट में कोई चीज़ ऐड होगी, अपडेट होगी, यानी स्टेट में उस प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ अगर हमारे पास अपडेट होती है, तो हमारा रेंडर का मेथड ऑटोमेटिकली चलेगा और हमारे पास जो अपडेटेड वाली वैल्यू होगी वो हमें शो करेगा। दैट्स व्हाई वी यूज़ कि हम अपनी कोई भी चीज़ अगर मुझे नीचे रेंडर पे शो करवानी है, तो वो पहले मैं अपने ऊपर स्टेट में सेव करवा लूँ। उससे मेरा फ़ायदा क्या है कि जब कभी भी मेरे पास किसी भी जगह से मेरे पास अगर स्टेट में कोई चेंज आएगा उस प्रॉपर्टी में, तो ऑटोमेटिकली मेरा नीचे रेंडर का फंक्शन चल जाएगा और मुझे अपडेटेड वाली वैल्यू ही मिलेगी। दैट्स व्हाई कि हम जो है हमेशा जो है कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए उसको हम पहले ऊपर स्टेट में सेव कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ प्रॉप्स इस्तेमाल हुई हुई है, इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स नहीं भी लिखूँगा तो मेरा अभी फ़िलहाल काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लिखा चू किया हुआ और लिखना चू चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में हमने दिस डॉट प्रॉप्स करके कोई चीज़ इस्तेमाल की थी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आई गेस एसटीयू नेम, ठीक है? वो मुझे रेंडर के अंदर मिल गया था दिस डॉट प्रॉप्स करके एसटीयू नेम। लेकिन अगर मुझे दिस डॉट प्रॉप्स करके प्रॉपर्टी यानी यानी मुझे अगर चाइल्ड से डेटा मिल रहा है पेरेंट से और मुझे दिस डॉट प्रॉप्स करके किसी प्रॉपर्टी को टारगेट करना है
और मैं ये काम कंस्ट्रक्टर के अंदर करना चाह रहा हूँ, तो मैं दिस डॉट प्रॉप्स मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स को कॉल रिसीव नहीं किया हुआ। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स को रिसीव किया हुआ है, इसकी वजह ही यही है कि अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे यहाँ पे मिल जाए। अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स नहीं लिखूंगा और मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स करके उस प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहा हूँ तो वो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर मुझे प्रॉप्स यूज करने हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर तो मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे प्रॉप्स को रिसीव करना होगा और सुपर के अंदर प्रॉप्स को रिसीव करना होगा। तीसरी चीज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू आपका कर्ली ब्रैकेट। अगर तो मैं थोड़ा सा सही बोल रहा हूँ तो ये सिमिलर जी मेरे पास जो सिंटैक्स है ये सिमिलर मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह है कि ऑब्जेक्ट का नाम है इज इक्वल टू है और कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके अंदर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के अंदर भी कॉलम लगे होते हैं और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो ये सिमिलर मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह ही सिंटैक्स है स्टेट का। जिस तरीके से हम यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम स्टेट को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। कोई भी स्टेट को इनिशियलाइज करवाना, मुझे कोई भी स्टेट बनानी होगी तो मैं इसी के अंदर आऊंगा और काउंटर 1 के बाद कॉमा लगाऊंगा, नीचे अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड करूंगा जो मेरी स्टेट का नाम होगा और उसको फर्स्ट टाइम मुझे क्या वैल्यू देनी है वो मैं कॉलम दे के उसको वैल्यू दे सकता हूँ। अभी मेरे पास स्टेट में क्या है, दो चीज़ अवेलेबल है, एक डेटा है और एक काउंटर है। डेटा मेरे पास प्रॉपर्टी हो गई और लिस्ट में मेरे पास कोई ना कोई डेटा आ रहा है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ये जो ऊपर लिस्ट में दिया हुआ है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा सा वो मेरा कोड थोड़ा मैसी हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया कि लिस्ट को ऊपर हमने कॉल करवा लिया और यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे वो वेरिएबल लिख लिया। तो अब मुझे अगर अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो लिस्ट थी मैंने क्या किया उसको एक स्टेट में सेव करवा लिया ताकि मेरे पास जब भी स्टेट अपडेट हो तो मेरे पास डेटा चेंज होगा तो मेरे पास नीचे रेंडर में अपडेटेड डेटा आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट थी उसको मैंने डेटा में सेव करवा लिया। अब जब मैंने नीचे उसको इस्तेमाल करना है तो मेरे पास तरीकेकार चाहता, तरीकेकार मेरे पास सिमिलर वैसे ही जिस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को टारगेट करता था, मैं क्या करता था ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम सपोज अभी समझ लेते हैं कि दिस डॉट स्टेट है। डेटा को टारगेट करना था तो मैं क्या किया दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। ये सिमिलर वैसे ही जिस तरीके से हम किसी प्रॉपर्टी को टारगेट किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को टारगेट करते थे। तो दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा करूंगा तो डेटा के अंदर जो भी चीज सेव थी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। डेटा के अंदर क्या चीज सेव थी, लिस्ट सेव थी, लिस्ट में क्या था एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा एक एरे आ रही होगी। जब मेरे पास एक एरे आ रही होगी तो मेरे पास जो मुझे काम करवाना है पुराने तरीके से हमने करवाया मैप लगाया उसको हमने चीजें करके उसको रेंडम में शो करवा दिया। यहाँ तक तो ये काम। अब जब भी मुझे कुछ चेंज करना है लिस्ट में अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेटा में यानी फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ कि डेटा को चेंज किया है तो अब मेरे पास यूएल के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टेट अपडेट हो रही है। स्टेट अपडेट होती कैसे, स्टेट अपडेट होती है इस तरीके से दिस डॉट सेट स्टेट। ये जो दिस डॉट सेट स्टेट लिखा हुआ 38 लाइन पे ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली स्टेट अपडेट कर रहा है मेरी इस लाइन यानी इस टेक्स्ट के अलावा कहीं पर भी मेरी स्टेट अपडेट नहीं हो सकती। जब तक दिस डॉट सेट स्टेट होगा तभी मेरे पास स्टेट अपडेट होगी। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा इक्वल टू मैं ए लिख दूं, तो ऐसा नहीं होगा, मेरे पास स्टेट अपडेट नहीं होगी। ठीक है, स्टेट अपडेट करने का तरीका क्या है कि दिस डॉट सेट स्टेट यानी आपके पास जो स्टेट पहले से बनी हुई है उसको आप कुछ और अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ नई स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं उसकी, तो हमने क्या किया दिस डॉट सेट स्टेट, हमने राउंड ब्रैकेट लगाया कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर जिस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे चेंज करना है, जिस प्रॉपर्टी को मुझे अपडेट करना है, मैंने उस प्रॉपर्टी का नाम लिखा। मुझे किसको चेंज करना था, मुझे डेटा को चेंज करना था, मैंने डेटा लिखा और कॉलम दे के मैंने उसको एक नई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उसको पास कर दी। तो अब जो डेटा में पहले से चीज थी वो हट के जो मैं न्यू डेटा स्टेट में जो चीज पास कर रहा हूँ वो चीज सेव हो जाएगी। तो जब अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट अपडेट हुई है, डेटा में कोई नया डेटा आया है, स्टेट अपडेट हुई है, तो जैसे ही उसको पता चलेगा कि यार मेरे पास स्टेट अपडेट हुई है और डेटा वाली स्टेट अपडेट हुई है, तो अब नीचे रैंडम में जहाँ जहाँ भी दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा कॉल हो रहा होगा वहाँ पे वो चीज़ नहीं जो है वो अपडेटेड चीज़ जो है वो शो हो जाएगी मेरे पास। नीचे आते हैं और हमने क्या किया आज नीचे अगर हम देख सकें तो हाँ, उसके बाद हमने क्या किया ऑन के लिए हमने इवेंट हैंडलर थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखें। ये हमारे पास बिल्कुल यानी बहुत अच्छा तरीका से हमें इस्तेमाल हुआ ऑन क्लिक के हवाले से। यही तरीक़ेकार हम जो है वो आगे फॉलो करेंगे। इसके अलावा भी एक दो तरीक़ेकार हैं जो कि हम जिस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लेटर ऑन चीज़ों में देखते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी हमने क्या किया कि ऑन क्लिक पे यानी जब क्लिक हो तब मेरे पास ये वाला फंक्शन चल जाए, तो हमने ऑन क्लिक पे क्या किया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर एरो फंक्शन पास किया और हमने उसको फंक्शन को कॉल करवा दिया। डायरेक्ट में फंक्शन का नाम नहीं ले सकता क्योंकि फंक्शन को अगर मुझे किसी भी चीज़ यानी क्लास के अंदर रेंडर से ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है उसको मुझे अगर टारगेट करना होता है तो मैं क्या करूँगा दिस डॉट और उस चीज़ का नाम लिखूंगा। तो मैं अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना था तो मैं क्या किया दिस डॉट फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट लगाया, तो वो बेसिकली क्लिक पे जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा।
आई गेस ये थोड़ी सी मैंने कोशिश करी है कि सम अप कर दूं, अगर तो किसी को समझ में आया हो तो। सर जी जी लाइन नंबर 37 पे हम जब न्यू डेटा स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम एरे को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा ही है ना, दिस स्टेट डॉट डेटा। जी ऐसे ही जी है। जी तो सर जब हम कॉपी करेंगे तो हमारे पास टाइटल भी आ रहा होगा, तो ये ओवरराइट कर दे रहा है न्यू लिब ऑब्जेक्ट इस चीज को। नहीं, देखें दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा में क्या आया होगा मेरे पास, जो मेरे पास पहले की स्टेट में रखा है बता। तो पहले की स्टेट में क्या था, पहले का टाइटल रिएक्ट था आई गेस, दूसरे का एंगुलर था और तीसरे का Vue.js था। ये तीनों चीजें यस हमने सर। रिसीव कर ली। न्यू लिब ऑब्जेक्ट में मैंने एक और ऑब्जेक्ट उसको पास किया जिसकी आईडी जो है वो प्लस डॉट लेंथ +1 कर दिया मैंने, और टाइटल में मैंने वो चीज पास करी जो कि मेरे पास प्रॉम्प्ट के जरिए आ रही है, यानी एक नया ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाएगा। सही है सर, सही समझ गया, थैंक यू सर यानी बेसिकली सिमिलर वैसे ही हो रहा है जैसे मैं काम करता हूँ ना कि दिस स्टेट सॉरी एरे का नाम लिया मैंने, एरे डॉट पुश किया और पुश के अंदर जो सर मैंने यस सर, यस सर। पास करी तो वो पुरानी वाली ऊपर रखता है और नई वाली को एंड में ऐड कर देता है। तो सिमिलर वैसे ही काम हो रहा है। न्यू लिब ऑब्जेक्ट में आपने क्या असाइन किया? ऊपर देखें ना 33 से 36 तक क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी हमने बनाई है, आईडी में हमने डॉट लेंथ +1 कर दिया कि भाई जो भी डॉट लेंथ हो उसको +1 असाइन हो जाए, और टाइटल में मैंने जो प्रॉम्प्ट के जरिए जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो मैंने सेव करवा दी। आई गेस बात समझ में आई। अब ठीक है, और किसी का कोई मजीद सवाल? ठीक है, देखिए रिएक्ट के अंदर जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, एक स्टेट और एक प्रॉप्स। ओवरऑल सारा इसी का खेल है रिएक्ट के अंदर। अगर आपको इसके साथ खेलना आ गया और इसको समझ में आ गया कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो ओवरऑल सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत मेनली हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, और इसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतनी चीज़ें हमें जो है ये स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी हमारी। तो स्टेट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बनाए, कोशिश यानी जितनी ये करेंगे रेंडर के अंदर जितनी भी मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पर स्टेट में पहले से इनिशियलाइज हो। ठीक है, क्लिक पे उसको चेंज करवाएं, किसी और पे उसको चेंज करवाएं, देखें कि चेंज हो रही नहीं हो रही, प्रॉप से डेटा पास करके देखिए पेरेंट टू चाइल्ड, ताकि आपको पता चले कि प्रॉप से डेटा आएगा। तो वो सारी चीज़ें करें, प्रॉप से जो डेटा आ रहा है उसको स्टेट पे सेव करवा के देखें और फिर उस स्टेट को नीचे रेंडर करवा के देखें। इस तरीके से देखें चीज़ों को, आपके सारे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन खेलना आपको सिर्फ इन दोनों चीज़ों से, स्टेट से और प्रॉप से रिएक्ट में। और आज हमने दोनों ट्राई करके देख लिए। प्रॉप्स हमने पहले देखी थी जब हमने पेरेंट कंपोनेंट से डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में भिजवा रहे थे सॉरी कुछ ऐसे। ये जो काम कर रहे हैं हम ये कहलाते हैं प्रॉप्स का काम, या प्रॉपर्टी की थ्रू मदद से, प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट की मदद से आप जो है वो चाइल्ड को डेटा भिजवा रहे हैं। यानी पेरेंट कंपोनेंट इसका, ये ऐप कंपोनेंट जो है वो पेरेंट कंपोनेंट हो गया और यूजर नेम कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। और यूजर नेम कंपोनेंट को डेटा कौन भिजवा रहा है, ये पेरेंट कंपोनेंट जो ऐप वाला कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू डेटा भिजवा रहा है यूजर नेम कंपोनेंट को। जब ये वाला काम है, ये पेरेंट कंपोनेंट टू यूजर चाइल्ड कंपोनेंट डेटा भिजवाना, ये प्रॉप्स के थ्रू काम करा जाता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंने प्रॉप को एक्सेस करा हुआ है। इसके अंदर कहाँ क्यों नहीं आ रहा, हाँ अब आया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट STU नेम को मैंने प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस करा हुआ है। दूसरा तरीका क्या था आपके पास, दूसरा तरीका आपके पास स्टेट वाला था, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि स्टेटफुल कंपोनेंट्स ये रहे, इसके अंदर हमने स्टेट के अंदर डेटा बनाया हुआ है और स्टेट को यहाँ पर हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ये रहा स्टेट की मॉडिफिकेशन, ये रही स्टेट की मॉडिफिकेशन, ये रही, और यहाँ पर हम स्टेट से डेटा रीड कर रहे हैं। स्टेट का फायदा क्या होता है, स्टेट के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप रीड भी कर सकते हैं और स्टेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जबकि प्रॉप्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉप्स में अंदर पेरेंट से डेटा आता है, आपको प्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो कर हो जाता है, लेकिन आपको यू शुड नॉट। ठीक है जी, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम इंशाल्लाह इसी बुक को मजीद फॉलो करेंगे। हमने बुक से थोड़ा सा हट गए हैं, वापस बुक के ऊपर आने की कोशिश करेंगे कि क्या चलता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, और मजीद हम इंशाल्लाह चीज़ों को प्रैक्टिस पढ़ना शुरू करेंगे। 2-3 तरीके बताए इन्होंने वही वाले काम के जो मैंने अभी हमने करके देखा था, कि या तो आप इस तरह करते हैं, एरो फंक्शन के अंदर काम करते हैं, या दूसरा तरीका उन्होंने बताया हुआ कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर दें, बाइंड करवा दें और फिर HTML के अंदर आप डायरेक्टली यूज़ कर लें रेंडर के अंदर। 2-3 तरीके हैं। हमें अभी इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम एक तरीके पे स्टिक करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे बाइंडिंग्स के ऊपर। यूनि डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है क्या है, इसको थोड़ा सा मैं मजीद समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह, और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे बाइंडिंग्स ऊपर। तो बेसिक्स इन रिएक्ट वाला पोर्शन जो है हम इसको देख रहे हैं, इसको पढ़िए, इसको समझिए,
आगे इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज़, मैं आपको कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ। अभी आपका असाइनमेंट यही है कि आपने ये जो सारी रिकॉर्डिंग सर है इनको देखना है और इसको स्टडी करना है कि क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अभी पहली आपकी असाइनमेंट यही है। जी सर, कहिए प्लीज़। सर आपने ये जो स्टेट के उसमें सीएसएस के फाइल को कैसे इंपोर्ट कराया है? ये देखिए इससे हो रहा नहीं है, error आ जा रहा है। ये रहा टॉप पे मैंने इंपोर्ट करवाया अपने कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें देखें। मैं इसको बंद कर दूँ एक मिनट ज़रा। यहाँ देखिए कि ये मेरा फोल्डर था, इसके अंदर मेरी index.js है और इसी के अंदर CSS है, ठीक है। तो CSS और ये दोनों क्योंकि सिबलिंग्स थे तो मैंने सिंपल इसको डॉट और फाइल का नाम पास कर दिया। सर तो सीएसएस के फाइल में एक्सटेंशन देना जरूरी है? जी सर, CSS तो के बाकी फाइल में एक्सटेंशन नहीं दे रहा है? नहीं CSS की फाइल के अंदर एक्सटेंशन दिया हुआ है आपने, stateful.css, और यहाँ पे भी एक्सटेंशन दिया हुआ है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ यहाँ कि पे ये जरूरी है कि जी देने ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।